बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारक और मैं हूं इशार सुलेमान। इस उम्मीद के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे कि आप सब अच्छे होंगे, खुशबाश होंगे और अपने घरों तक महदूद हो चुके होंगे, क्योंकि बाहर लॉकडाउन लग चुका है और ये बार बार अपील भी की जा रही है कि अपने घरों तक महदूद हो जाएं ताकि आप लोग महफूज रह सकें। हाँ जी, हम सब महफूज रह सके। अच्छा, हम देख रहे हैं ना, कोरोना के अंदर बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ आ रही हैं, मतलब हमारे लाइफस्टाइल में तब्दीली आ रही है, हमारी सोच में तब्दीली आ रही है। हम देख रहे हैं कि चीज़ें बदलती जा रही हैं, ज़्यादातर हम टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं। इसी दौरान भारत के अंदर जो हालात हैं, शादियां फिर भी नहीं रुक रही हैं। इशारा अच्छा, उधर के एक पुलिस ऑफिसर ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक तस्वीर शेयर किया। वो तस्वीर क्या है कि जी के लोग किस तरीके से जुगाड़ लगाते हैं, जुगाड़ का हैशटैग उन्होंने इस्तेमाल किया। एक खातून है, ऐसे हालात में जब 4 लाख से ज़ायद केसेस रोज़ाना रिपोर्ट हो रहे हैं, मुसलसल 5वां रोज़ है भारत में, वो शादी पे गई हैं। उन्होंने मास्क माशाल्लाह से लगाया हुआ है, मतलब SOPs का उन्होंने ख्याल किया है शादी पे जाते हुए, लेकिन मास्क लगा के उन्होंने वो नथली कहते हैं जो नाक पे लगाई जाती है, वो ज्वेलरी सारी उन्होंने मास्क के ऊपर सजाई है कि मेरी ज्वेलरी नजर तो आनी चाहिए ना भाई। तो उन्होंने कहा इसमें भी जिद्दत आनी चाहिए, हम औरतें ज्वेलरी तो नहीं छुपा सकती हैं, तो हम मास्क के ऊपर तो लगा सकते हैं। उन्होंने नाक इसके ऊपर, मास्क के ऊपर वो पिन लगा के उसको अंदर से गुजार के पूरी अपनी ज्वेलरी वैसे ही लगाई। वाह, जबरदस्त। मतलब आपने शादी पे जाना है लेकिन आपने ज्वेलरी तो पहननी है और मास्क भी पहनना बहुत जरूरी है, तो आप किस तरीके से अपनी ज्वेलरी भी दिखाएं और SOPs भी फॉलो होती रहे, SOPs का ख्याल भी रखा जाए। तो वो उन्होंने मास्क के ऊपर ही ज्वेलरी पहनने का जो जुगाड़, फैशन में जिद्दत, हाँ, लगाने का कह रहे हैं हमजा, वो किया उन्होंने और फैशन में वाकई इससे जिद्दत भी आई। पुलिस वहां पर पहुंची। पुलिस जब वहाँ पर पहुंची तो पुलिस ने देखा कि जी कि ये क्या हो रहा है वहाँ पर, तो उन्होंने देख के जब वो खातून को देखा तो वो जो पुलिस ऑफिसर साहब थे उन्होंने फौरी उनकी तस्वीर ली। उन्होंने वो तस्वीर लेके ट्विटर में डाली कि भाईजान SOP का तो ख्याल रखेंगे लेकिन जुगाड़ चेक करें। हम तो जो शादियां कर रहे हैं इनका हाल वही है, सनम खुद तो डूबेंगे तुम्हें भी साथ ले डूबेंगे, मतलब आप क्यों? और फिर मजबूर करते हैं लोगों को कि जी कि आपके बगैर तो हो ही नहीं ना सकता, आपने तो लाजमी आना है। खैर, हमें एहतियात करनी है। ये तो हम एक मजाक की बात थी कि जिस तरह से जिद्दत आ रही है, लोग अपने मतलब क्रिएटिविटी को दिखा रहे हैं कि भाई हम कितने क्रिएटिव हैं, लेकिन अब हमने बिल्कुल घरों में बैठना है, आराम से फैमिली के साथ टाइम गुजारें, अच्छे से आखिरी रोज़े हैं इनको जो है गुजारें, फिर ईद को घर में फैमिली के साथ एंजॉय करें। बाहर हमने नहीं घूमना फिरना है। केसेस कम हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमें ये बताया जा रहा है गवर्नमेंट की जानिब से, NCOC की जानिब से कि कुछ कमी आना शुरू हो गई, क्योंकि हमने पिछले 1 हफ्ते में एहतियात की है। बिल्कुल ऐसा ही है, ये इन्फोर्स करवा के है या फिर हम लोगों को खुद समझ आ गई है, लेकिन हमने SOPs को फॉलो किया है, जिसकी बदौलत ये हमें उसका समर ये मिला है कि हम लोग अब केसेस हमारे जो बतदरीज कम हो रहे हैं और हम हालात जो है वो बेहतरी की तरफ हमारे जा रहे हैं। मुल्क में इंशाल्लाह बहुत जल्द कोरोना वबा जो है उसका खात्मा हो जाएगा और हम लोग फिर आज़ादाना घूम सकेंगे, वही सारी एक्टिविटीज़ होंगी, मामूल की ज़िंदगी होगी। तो इसलिए कुछ दिन हैं जिनमें हमें एहतियात और सख्त एहतियात की जरूरत है। कुछ दिन है, कुछ दिन गुजारे हैं ऐसे ही, जैसे आप लोग बहुत अच्छे हैं, उस पे अमल कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट कह रही है बस अमल करना है उसके ऊपर, और वैक्सीन तो हमने लगवानी ही है। लोगों की जो बातें हैं ना उसमें नहीं आना है, हमने वैक्सीन लगवानी है, क्योंकि हमें समझदार लोग, हमें वो लोग जो जिम्मेदार लोग हैं, हमें वो लोग जो कि इस पर रिसर्च कर रहे हैं वो बता रहे हैं कि वैक्सीन लगवाने के अलावा कोई हल नहीं है। और अच्छी खबर यह है कि अब कोरोना वायरस से जंग लड़ते पाकिस्तानियों के पास कोवैक्स की जानिब से एस्ट्राजेनेका कोरोना वैक्सीन की पहली खेप जो है वो पहुंच चुकी है। बिल्कुल ऐसा ही है, और 12,38,000 कोरोना वैक्सीन डोजेज गैर मुल्की एयरलाइन से पाकिस्तान पहुंची हैं। ज़राए वजारत सेहत का कहना है कि कोवैक्स की फ्राहम करदा कोरोना वैक्सीन जनूबी कोरिया की तैयार करदा है और ये कोवैक्स पाकिस्तान को पहली खेप एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की फ्राहम की जा चुकी है। हाँ जी, और एस्ट्राजेनेका कोरोना वैक्सीन पहली बार पाकिस्तान आई है और ज़राए के मुताबिक कोरोना वैक्सीन की जो पहली खेप है वो फेडरल EPI के वेयर हाउस मुंतकिल भी कर दी गई है और पाकिस्तान कोरोना वायरस से मुतल्लिक आलमी इत्तेहाद कोवैक्स का रुकन मुल्क है। बिल्कुल ऐसा ही है, और कोवैक्स पाकिस्तान को 20% आबादी को मुफ्त वैक्सीन फ्राहम करेगा और ये मुफ्त वैक्सीन फ्राहम की जाएगी। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से बयान में ये बताया गया था कि कोवैक्स पाकिस्तान को वैक्सीन 3 मराहल में फ्राहम करेगा। जून के इख्तिताम तक 17.1 मिलियन वैक्सीन फ्राहम की जाएगी, जो कि बहुत ही खुशाइन बात है। हाँ जी, और कोवैक्स पाकिस्तान को मजमूई तौर पर 22.7 मिलियन डोजेज फ्राहम करेगा। अब
हुकूमत की प्लानिंग क्या है, किस तरह से ये वैक्सीन लगाई जाएगी, बात करेंगे। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए हेल्थ डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। ये बताइएगा, कोवैक्स के तहत एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन आई है, क्या इस वैक्सीन के पाकिस्तानियों पर जो है ट्रायल तो नहीं हुए हैं, लेकिन ये वैक्सीन जिस तरह से कहा जा रहा है बरतानवी महकमा सेहत की जानिब से कि 40 साल से कम उम्र अफराद को नहीं लगाई जाएगी, ना मर्दों को ना ही औरतों को, पाकिस्तान में भी ये फॉलो किया जाएगा? जी देखिए, हर वैक्सीन के ट्रायल्स जो है वो किए जाते हैं और उसके बेसिस के ऊपर डिसाइड किया जाता है कि वो इसके ऊपर एप्लीकेबल है। तो खवातीन के लिए ये 40 साल से कम उम्र खवातीन को नहीं लगेगी और ये वैसे इसकी जितने भी क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं इसको सेफ डिक्लेयर किया गया, मगर एज ब्रैकेट्स रखे गए हैं खवातीन के लिए 40 इयर्स का और मर्दों के लिए 18 इयर्स का। जी अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा नौशीन साहिबा, ये भी बताइएगा, जैसे कि हम बार बार बात कर रहे थे कि हमारी अब तादाद जो है वो बढ़ानी पड़ेगी, वैक्सीन जो पाकिस्तान में पहुंचते ही वैक्सीनेशन सेंटर्स की तादाद में इजाफा करना होगा, क्या उसके ऊपर भी कोई काम हो रहा है ताकि आसानी से लोग जो वैक्सीनेट हो सकें? जी बिल्कुल, सेंटर्स की तादाद जो है वो बढ़ाई जा रही है और नए वैक्सीनेटर्स को भी भर्ती किया जा रहा है, उनके इंटरव्यूज वगैरह कंप्लीट हो गए हैं। इसके अलावा डेटा एंट्री के जो लोग होते हैं उनकी तादाद बढ़ाई जा रही है और इस्लामाबाद में जैसे मास वैक्सीनेशन सेंटर जो है वो खुलेगा और उसमें मैं समझती हूँ कि एक दिन में 10,000 की कैपेसिटी होगी लगाने की। इसी तरह पंजाब में और दूसरे सूबों में जो है वो वैक्सीनेशन सेंटर्स की तादाद बढ़ाई जा रही है और मज़ीद हॉस्पिटल्स को एंगेज किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो वैक्सीनेशन, क्योंकि अब हमारे पास वाफिर मिकदार में वैक्सीनेशन मौजूद है और पीछे पाइपलाइन में भी इंशाअल्लाह ताला कंसाइनमेंट सब आती रहेंगी। अब ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम अपनी कैपेसिटी को बढ़ाएं। 2 लाख को हम क्रॉस कर चुके हुए हैं, मगर इससे भी ज़्यादा इंशाअल्लाह ताला इरादा है। 3 लाख का टारगेट फिलहाल है और आने वाले वक्तों में इससे ज़्यादा पर डे का टारगेट होगा इंशाअल्लाह। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, मैं वो पहले नुक्ते की तरफ के ख़वातीन के लिए तो रोक दिया गया था, 40 साल का जो है बैरियर लगा दिया गया था, लेकिन कल ये इसके अंदर डेवलपमेंट हुई है। बरतानवी मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है कि महकमा सेहत ने 40 साल से कम उम्र मर्दों के लिए भी नई गाइडलाइंस जारी की हैं, रोक दिया गया है। क्या पाकिस्तान भी उन्हीं गाइडलाइंस पे अमल कर रहा होगा? जी जाहिर है, इनिशियली तो 18 प्लस की इजाज़त थी, तो हम लोगों ने भी यही अनाउंस किया था कि 18 प्लस लोगों को लगेगी, पर अगर कोई नई गाइडलाइंस आएंगी तो उसको जाहिर है हमारी टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी जो है उसको रिव्यू करेगी और उसके बाद इंशाल्लाह ताला फिर फाइनल फैसला करेगी। ठीक हो गया। अच्छा ये भी बताइएगा, हम लोग के पास इस वक्त कितनी डोजेज जो हैं वो आ चुकी हैं और एस्ट्राजेनेका के अलावा कौन कौन सी वैक्सीन जो है वो हम इस वक्त मंगवा रहे हैं? देखिए जी, पाकिस्तान इस वक्त जो वैक्सीन अप्रूवल के लिए हुई है उसके अंदर गवर्नमेंट जो है वो एक हमारी साइनोफार्म है जो सबसे पहले लगनी शुरू हुई थी, वो हमारे पास है। साइनोवैक, ये भी डबल डोज है, ये भी इसकी कल मजीद डोजेस जो है ये भी पहुंच गई हैं पाकिस्तान। उसके अलावा कैंसिनो बायो, शुरू में हमने इसकी कुछ तैयार डोजेस मंगवाई थी, मगर अब पाकिस्तान के अपने अंदर जो है ये कैंसिनो बायो की प्रिपरेशन हो रही है। इसका कॉन्सेंट्रेट जो है वो आया है पाकिस्तान तकरीबन 7.5 डोजेस का, और पहली इसकी जो खेप है 50,000 डोजेस की वो पाकिस्तान में तैयार की गई है चाइनीज टीम की अंडर सुपरविजन, और वो इंशाल्लाह अपनी क्वालिटी टेस्ट गुजार के तो उसके बाद वो फिर पाकिस्तान में इस्तेमाल की जाएगी। तो ये सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि अब पाकिस्तान के अपने अंदर जो है ये वैक्सीन की फॉर्मुलेशन और पैकेजिंग शुरू हो गई है, जिससे बहुत ज़्यादा टाइम भी और पैसे भी जो हैं वो सेव होंगे। और कैंसिनो बायो अब सिंगल डोज वैक्सीन जो है वो पाकिस्तान में बननी शुरू हो गई है। ठीक है डॉक्टर साहब, ये बता दीजिएगा कि पहले हम देख रहे थे कि लोग ज़रा हेजिटेट कर रहे थे, लगवाना नहीं चाह रहे थे, फिर जब लोगों ने लगवाना शुरू की हमने देखा रजिस्ट्रेशन जो है वो बढ़ना शुरू हो गई। अब हुकूमत जो है नंबर्स को देखते हुए मुतमईन है कि लोगों में शऊर जो है वो आ चुका हुआ है और अब हम बेहतर तरीके से जो है हर्ड इम्यूनिटी की जानिब बढ़ सकेंगे। देखिए जी, हमारा टारगेट जो है वो इंशाल्लाह ताला 7 करोड़ लोगों को हमने बाय द एंड ऑफ 2021 वैक्सीनेट करना है। तो अभी बेशक हमारी रजिस्ट्रेशन की रिस्पांस बढ़ना शुरू हो गया है, पहले के मुकाबले में काफ़ी बेहतरी है, मगर मैं समझती हूँ कि अभी मज़ीद हमें इसको स्पीड अप करने की ज़रूरत है। 7 करोड़ काफ़ी बड़ा टारगेट होता है और अब चूँकि गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से अपने बैकअप में हमारे पास वैक्सीन जो हैं वो सिक्योर हो गई हैं, तो मैं समझती हूँ कि अभी रजिस्ट्रेशन को इंशाल्लाह ताला और स्पीड अप किया जाएगा। मगर अब के बाद 30+ के लिए जब खुलेगा तो मैं समझ रही हूँ कि उस वक्त फिर इंशाल्लाह ताला और मज़ीद तेज़ी आ जाएगी।
अच्छा डॉक्टर साहिबा, हम देख रहे हैं कि तो ईद की जो छुट्टियां हैं उसके दौरान ये कहा गया था कि वैक्सीन का अमल रोक दिया जाएगा। जिन लोगों को एक डोज लग चुकी है और उनकी दूसरी डोज का इस वक्त है, उनको पहले लगवा लेने का कहा गया या फिर ईद के बाद? क्या ये सेफ तरीका होगा कि वो पहले लगवा लें या उसके बाद लगवा लें? कुछ दिनों के हर्ज से कुछ नहीं होगा? देखिए जी, वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज के दरमियान 21 डेज से लेकर 28 डेज तक का गैप हो सकता है, तो इसलिए मैं समझती हूँ 7 डेज का जो ब्रैकेट है ये काफी सेफ मार्जिन है। लोगों को अगर इन 2-3 दिन के अंदर ड्यू होगी तो उसके फौरी बाद भी लगवा सकते हैं, तो इसलिए कोई ऐसी इंशाल्लाह ताला बात नहीं, 21 to 28 डेज का ब्रैकेट होता है हमारे पास। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब ये बता दीजिएगा, जिन लोगों को साइनोफार्म की पहली डोज लग चुकी है या साइनोवैक की लग चुकी हुई है, उनके लिए बता दीजिएगा दूसरी डोज तो सबके लिए अवेलेबल है ना, कि जिनको लग चुकी है हमें कोई शॉर्टेज नहीं है? नहीं जी, देखिए ये बिल्कुल NCOC के पास तमाम डेटा जो है वो मेंटेन है, उतनी ही डोजेस लग रही हैं जिसकी सेकंड डोज सिक्योर है हमारे पास। सिर्फ वो वाली उतने नंबर में लगाई जाती है जिसका इंश्योर किया जाता है कि वो सेकंड डोज जो है वो बैकअप में हमारे पास मौजूद है। तो ये पूरे प्लानिंग है और पूरा इसका डेटा हमारे पास मौजूद है और उसके मुताबिक ही डोजेज इशू हो रही हैं। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले पाकिस्तान से आप बात कर रही थी, हमारी रहनुमाई फरमा रही, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग जाके ख़ुद को वैक्सीनेट करवाएं। जो लोग 40 साल से ऊपर उम्र में हैं उनको लाजमी तौर पर ख़ुद को रजिस्टर करवा के और वैक्सीन जाकर लगवानी चाहिए। बड़ा ही सिंपल सा प्रोसेस है, वहाँ पर आप जाते हैं आपको ज़रा सी भी परेशानी नहीं होती। बिल्कुल ऐसा ही है, और आप लोग जाएं और जाकर वैक्सीनेट हो जाएं। अभी जिन लोगों को दूसरी डोज लगनी है या दूसरी डोज जो है उसका इंतज़ार कर रहे थे, अगर 2-4 दिन बाकी हैं तो आप पहले लगवा लें, और अगर 2-4 दिन के बाद भी आपका टाइम गुजर जाने के बाद 2-4 दिन के बाद आपको मिलता है मौका तो आप तब भी लगवा लें। 7 डेज बिल्कुल 7 डेज की ब्रैकेट उन्होंने दी है कि इसमें कोई भी मसला, कोई भी ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। आप बिल्कुल ईजी हो जाएं, रिलैक्स हो जाएं, ईद की छुट्टियों के बाद भी आप वो लगवा सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। बड़ी अच्छी बात है कि वैक्सीन की जो मज़ीद डोजेज़ हैं वो पाकिस्तान में आ रही हैं, और कोवैक्स के जो है, कोवैक्स ने भी जो भेजी हैं वो उस हवाले से भी जो पहुंची हैं, अच्छी बात है पाकिस्तान में आ रही हैं, और पाकिस्तानी अब ज़्यादा तादाद में रजिस्टर भी करवा रहे हैं। और मुल्क में जो कोरोना के वार हैं वो तो जारी हैं, जबकि आलमी वबा का फैलाव रोकने के लिए हुकूमत भी तमाम तर मुमकिन इकदाम कर रही है। NCOC ने कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए सूबों को भरपूर कुव्वत इस्तेमाल करने की अब हिदायत की है। बिल्कुल ऐसा ही है। गुज़श्ता रोज़ NCOC के इजलास में ईद तातीलात के दौरान SOPs पर अमल दरामद पर गौर किया गया और फैसला किया गया कि ज़रूरी जो सर्विसेज हैं उनके अलावा तमाम मार्केट्स हों, तजारती मराकज़ हों, दुकानें हों, उन्हें बंद रखा जाएगा। 16 मई तक सूबों के दरमियान नकलो हमल पर पाबंदी होगी। हाँ जी, और इंटरसिटी और इंट्रा-सिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी इस दौरान बंद रहेगी। रिक्शा, टैक्सी और प्राइवेट गाड़ियों में 50% कैपेसिटी के साथ यानी कि मुसाफिरों को बिठाने की इजाज़त होगी, जबकि पंजाब हुकूमत ने बैनुल अज़लाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आज शाम 6 बजे तक चलने की इजाज़त दे रखी है कि लोग जिन्होंने जाना है घरों को, आबाई इलाकों में वो जा सकें। बिल्कुल, हफ्ते इतवार की जो है वो इजाज़त दी गई थी और आज जो है वो ये इजाज़त 6 बजे तक रहेगी और 6 बजे के बाद जो है बंद हो जाएगी। आप लोग उसके बाद ट्रैवल नहीं कर सकेंगे। 15 मई से सुबह 6 बजे तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर भी पाबंदी होगी। और वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना था कि सूबे में कोरोना SOPs पर अमल दरामद से सूरत हाल में बेहतरी आई है, अस्पतालों की सूरत हाल बेहतर हुई है, मरीज़ जो है वो सेहतयाब हो रहे हैं और नए केसेस उतने रिपोर्ट नहीं हो रहे जितने पहले रिपोर्ट हो रहे थे। उन्होंने कहा क्या डॉक्टर साहिबा ने, आपको वो सुनाते हैं पहले। पॉजिटिविटी रेशियोज डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, खास तौर पे साउथ के अंदर तादाद बढ़ रही है। जहां SOPs प्रॉपरली प्रैक्टिस किए गए वहां रेशियोज कम हो गए। जो हमारे 2685 बेड्स अवेलेबल हैं कोविड के लिए, उसमें से सिर्फ 584 ऑक्यूपाइड। स्मार्ट लॉकडाउन जो है लाहौर में तकरीबन 90,000 पॉपुलेशन पे लगा हुआ है। जितने मरीज इस वक्त हमारे पास अस्पतालों में आ रहे हैं उतने सेहतमंद होकर घर भी जा रहे हैं। ऑक्सीजन के लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स हमारे हुए हैं, इंशाल्लाह ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं होगी। और कोशिश कर रहे हैं कि हर अस्पताल के अंदर ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट जो है वो मौजूद हो। 25 से 30% आबादी को, जो खास तौर पर वल्नरेबल आबादी है, उसकी वैक्सीनेशन जब कर देंगे तो बहुत हद तक हम इस सिचुएशन पे काबू कर सकते हैं। इस मई के महीने के अंदर इंशाल्लाह पंजाब को कम से कम 20 से 25 लाख वैक्सीन और मिल जाएगी। ये गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की, हौसला अफजा गुफ्तगू थी जो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की जानिब से की गई है। इसी पर बात कर लेंगे। कोरोना एडवाइजरी ग्रुप पंजाब के रुकन एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सोमिया इक़्तिदार साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। पाकिस्तान में
हम देख रहे हैं कि बतदरीज कोरोना केसेस में कमी आ रही है, जिस तरह से डॉक्टर साहिबा भी कह रही थी। अब मुल्क में केसेस का ट्रेंड नीचे की तरफ जा रहा है या सिर्फ पंजाब की हद तक नीचे जा रहा है? देखिए, जो पाकिस्तान में कोविड-19 का ग्राफ है उसे बहुत विजिलेंटली मॉनिटर किया जाता है और हर गुजरते दिन के साथ इस डाटा को एनालाइज भी किया जाता है। पिछले कुछ चंद दिनों से केसेस में कमी देखी गई है और ये जाहिर करती है कि जो ट्रेंड है हमारे केसेस का वो डिक्लाइनिंग है, यानी कि नंबर ऑफ़ केसेस कम हो रहे हैं। और एट द सेम टाइम ये भी जाहिर करती है कि जो SOPs हैं वो इन प्लेस हैं और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो स्ट्रेटजी अपनाई गई है कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए, जिसमें कारोबारी मराकज़ को बंद किया गया है, टाइमिंग्स को रिस्ट्रिक्ट किया गया है, ट्रैवल के ऊपर बैन किया गया है और जो छुट्टियां दी गई हैं ईद की वो कारगर साबित हो रही हैं और ट्रांसमिशन कम हो रहा है, जिसकी वजह से नंबर ऑफ़ केसेस जो हैं वो बतदरीज कम होते जा रहे हैं। डॉक्टर सोमिया, ईद पर कोरोना SOPs के हवाले से हमें कितनी एहतियात करनी होगी, और अगर ईद के बाद भी हम कोरोना केसेस ज़्यादा नहीं बढ़ते तो क्या हम जल्द ही नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ आ सकेंगे? जी, अच्छी कौमें वही होती हैं जो अपने माजी से सीखती हैं। और अगर हम पिछले साल की ईद पर नज़र डालें तो आपको याद होगा कि पोस्ट ईद हमारे पास नंबर ऑफ़ केसेस में एक सर्ज देखने में आई थी और एकदम से केसेस बढ़ गए थे। इसकी वजह जो माहिरीन ने बताई वो यही थी कि जो मेल मिलाप है वो ईद के दौरान बढ़ गया, लोगों ने बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट किया, सोशलाइजेशन बढ़ गई। अब ये वो टाइम है जब हम अपने पुराने गलतियों से सबक सीखें और इस ईद के ऊपर तमाम वो मेजर्स लें जो डिज़ीज़ को फैलने से रोक सकती हैं, जिसमें कुछ हुकूमत की तरफ से इक़दामात किए गए हैं वो हमारी ही सहूलत के लिए हैं। वो हमें मुश्किल ज़रूर लगते हैं लेकिन वो इन द लॉन्ग रन हमें फ़ायदा देंगे और डिज़ीज़ के फैलाव को रोकेंगे। सो घर से बेज़रूरत बाहर ना निकलें, लोगों से मेल मिलाप से इज्तनाब करें, गैदरिंग्स को अवॉइड करें, अननेसेसरी सोशल इंटरेक्शन को अवॉइड करें। इफ्तार पार्टीज़ तो रिस्ट्रिक्ट कर दी गई, लेकिन ईद के ऊपर हम आपको मना कर रहे हैं कि आप लोगों के मेल मिलाप को कम रखिए। बहुत ज़रूरत के तहत अगर इमरजेंसी में निकलना है तो निकलें। मस्जिद में जो लोग ईद की नमाज़ पढ़ने जाएं वो भी कोशिश करें कि वो फासला मेंटेन करें, मास्क ज़रूर पहनें और हाथों को बार बार धोएं। और ये तमाम अगर स्टेप्स हम ले लेंगे, इस वक्त थोड़ी सी जो दिक्कत है या थोड़ी सी जो तंगी हमें अभी महसूस हो रही है वो इन द लॉन्ग रन हमें बहुत फ़ायदा देगी और हम डिज़ीज़ के नंबर को कम भी कर सकते हैं। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे नंबर कम होता जाएगा तो डिज़ीज़ का ये जो पैटर्न है ये डिक्लाइनिंग हो जाएगा और ये वेव इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। जी डॉक्टर सोमिया, ये बताइएगा, जिस तरह से डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा कह रही हैं कि 1 जुलाई से 4 लाख से ज़ायद अफराद को यौमिया वैक्सीन लगाएंगे, ये हमारा टारगेट है। वैक्सीनेशन ड्राइव बढ़ने से हम उम्मीद रख रहे थे कि कोरोना पर काबू पाने में हमें मदद मिल सकती है। कितना फ़ायदा होगा जब हम इतने नंबर्स में चले जाएंगे, इतने लोगों को एक दिन में वैक्सीनेट कर रहे होंगे? देखिए, वैक्सीनेशन एक ऐसा अमल है जिससे हम डिज़ीज़ को प्रिवेंट करते हैं। डिज़ीज़ को कंट्रोल करने के लिए और नंबर ऑफ़ केसेस जो हमारे डेली हैं उनकी रफ्तार को रोकने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम लार्ज स्केल पर एक वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो है वो शुरू करें। ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ हेल्थ मैडम यास्मीन राशिद की तरफ से जो अनाउंसमेंट की गई है वो बहुत अच्छी अनाउंसमेंट है कि हम अपनी वैक्सीनेशन के अमल को बढ़ा रहे हैं। इस वक्त तकरीबन 2 लाख के करीब लोग जो हैं वो वैक्सीनेट हो रहे हैं और आइंदा चंद हफ्तों के दौरान हम इसको बढ़ाकर डबल पे फिगर ले जाएंगे। जितनी तेज़ी से और जितनी जल्दी और जितने ज़्यादा लोगों को हम वैक्सीनेट कर पाएंगे उतनी जल्दी हम इस बीमारी पर काबू पा सकते हैं। डॉक्टर सोमिया, हम बात करते हैं भारत की, तो भारत और पाकिस्तान में कुछ खास फ़र्क नहीं है, मौसम भी एक जैसे हैं, फिर भी पाकिस्तान ने ऐसा क्या किया है, क्या स्ट्रेटजी अपनाई है कि पाकिस्तान में कोरोना उस तरह से बेकाबू नहीं हुआ जिस तरह से भारत में हम हालात ख़राब देख रहे हैं? हमें मज़ीद क्या सीखने की ज़रूरत है, हम क्या बेहतरी ला सकते हैं? देखिए, जो भारत और पाकिस्तान है, एक तो उसकी स्ट्रेटजी भी बिल्कुल मुख्तलिफ थी, फिर उनका रहन सहन भी हमारे से बहुत मुख्तलिफ है। कुछ उनकी सोशल इंटरेक्शंस और गैदरिंग्स ऐसी थी जिसमें लाखों की तादाद में लोग शामिल थे और जिनके इंटरेक्शन की वजह से डिज़ीज़ यकदम बढ़ी और फिर बेकाबू हो गई। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है कि उस हिसाब से थोड़ा सा बचा रहा, लेकिन इस बचत के साथ हमें एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना। अगर हमने भी ज़रा सी बदएहतियाती की और अपने आप को इस वक्त कंटेन नहीं कर पाए हम डिज़ीज़ को, तो हालात बिगड़ सकते हैं। सो इसलिए तमाम लोगों से गुजारिश यही है कि अपने हमसाया ममालिक की मिसाल अपने सामने रखते हुए उसको ज़रूर उससे सबक सीखें और अपने इंटरेक्शन को कम रखिए। जो प्रैक्टिसेस आपको बताई गई हैं कि सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करें, मास्क इस्तेमाल करें, लोगों से मेल मिलाप ना करें, ये तमाम आपकी भलाई के लिए हैं। अगर हमने इन पर अमल किया तो हम बचत में रहेंगे। जो लॉकडाउन की सिचुएशन अभी जारी है मुल्क के अंदर,
जिसमें रमज़ान के आखिरी कुछ दिनों के अंदर और ईद के दिनों में कारोबारी मराकज़ को लिमिट किया गया है, टाइमिंग्स को लिमिट किया गया है, ट्रैवल को बैन किया गया है और छुट्टियां एक्सटेंडेड दी गई हैं। ये तमाम वो स्ट्रेटजीज़ हैं जो डिजीज़ को कंट्रोल करने और काबू करने में मददगार साबित होंगी और इंशाल्लाह हालात ख़राब नहीं होंगे, बल्कि हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और जल्द ही हम इस लहर पर काबू पा लेंगे। बिल्कुल इंशाल्लाह हम इस लहर पर काबू पा सकेंगे। डॉक्टर सोमिया इक़्तिदार साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रही थी, तो इंशाल्लाह हम क्या कर सकते हैं, एहतियात कर सकते हैं और खुद को वैक्सीनेट करवा सकते हैं। अभी हम एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, आप कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू शो। हम वापस आ चुके हैं और हम बात वही कर रहे थे कि बहुत सारी चीज़ें मुतासिर हुई हैं कोरोना वबा के जो बढ़ते कदम हैं रोकने के लिए। जहां मुल्क भर में लॉकडाउन लगा दिया गया, वहीं पर तालीमी इदारों को भी मज़ीद चंद रोज़ बंद रखने का फैसला किया गया है। NCOC ने मुल्क भर की जो तालीमी इदारे थे उनको 23 मई तक बंद रखने का ऐलान कर दिया। एक हफ्ता तकरीबन आगे बढ़ा दिया गया और नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की तरफ से समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर ये बयान जारी किया गया है, ट्वीट किया गया है कि बीमारी के रुझान के पेश नज़र 17 मई तक बंद किए गए जो तालीमी इदारे थे ना, उनको अब 23 मई तक बंद कर दिया गया है। और ये भी मजीद बताया गया है कि जी कि नज़र सानी जो है वो तकरीबन 18 मई को दोबारा से की जाएगी और फिर ये फैसला कि 24 मई को खोले जाएंगे कि नहीं खोले जाएंगे ये पता लगेगा। और कैसे खोले जाएंगे, क्या फिर से मरहलावार तो नहीं खोले जाएंगे? बिल्कुल ऐसे ही। इससे कबल तालीमी इदारों को 17 मई तक बंद रखने का फैसला किया गया था। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने कहा था कि 15 जून तक तमाम इम्तिहानात मनसूख कर दिए जाएंगे और उन्होंने ये भी कहा था कि मई में होने वाले जो इंटर के इम्तिहानात हैं वो भी मुलतवी कर दिए गए हैं। हाँ जी, ऐसी इम्तिहानात को मुलतवी। और सबसे ज़्यादा जो कैम्ब्रिज के मसाइल चल रहे थे, ए और ओ लेवल्स के मसाइल चल रहे थे, इम्तिहानात अक्टूबर और नवंबर में होंगे। क्या कोई मुश्किलात होंगी अगर इम्तिहानात इतना आगे चले जाते हैं? और ये जो एक हफ्ता आगे कर दिया गया है स्कूल्स खोलने के हवाले से जो फैसला किया जाएगा, नज़रसानी की जाएगी पहले, इस पर जो है टीचर्स क्या सोचते हैं, इसमें ऐसे इदारे क्या सोचते हैं, ऐसी तंजीमें क्या सोचती हैं जो बच्चों की तालीम के लिए काम कर रही हैं, उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। सर्विंग साइंस के सदर मियां रिज़ाउर रहमान साहब स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मियां रिज़ाउर रहमान साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर, ये फैसला कैसा है कि चलें ठीक है पाबंदियाँ कुछ लगी हैं, लोग वापस ट्रैवल कर रहे होंगे आबाई इलाकों से, एक हफ़्ता मज़ीद दे देते हैं, आप कैसा इस फैसले को समझ रहे हैं? देखिए, एक हफ़्ता और आगे करने से कोई इतना ज़्यादा मसला तो नहीं बनेगा, लेकिन अगर 24 से स्कूल खुल जाएं तो वो मैं समझता हूँ कि बड़ा अहम फैसला होगा और बहुत ज़रूरी है। आज का भी जो डाटा है जो मैंने सुबह सारा जिसको रिव्यू किया है तो उसमें बहुत सारी सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पे कोई केसेस ही नहीं हैं, जैसे चकवाल, अटक, लिया, राजनपुर, ये आज की लिस्ट में सुबह उनके पास कहीं एक केस है, कहीं 0 केस है। तो इसी तरह इन्फेक्शियस रेट जितनी तेज़ी से नीचे आ रहा है, मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को बड़े पॉजिटिव डिसीजंस लेने चाहिए और 24 से जिन एरियाज़ में प्रॉब्लम नहीं है उनको खोल देना चाहिए। अच्छा। और जहाँ इन्फेक्शियस रेट ज़्यादा है वहाँ पे थोड़ा सा और वेट कर लेना चाहिए। और जो अथॉरिटीज़ हैं उनकी प्रेडिक्शन है ये हेल्थ अथॉरिटीज़ की कि बाय द एंड ऑफ मई ओवरऑल जो हमारी कंट्री का इन्फेक्शियस रेट है वो 5% के करीब आ जाएगा। तो 5% अगर आ जाता है तो वो कंट्रोलेबल है और वो ऑब्जर्वेशन अगर उस पर अच्छी रखी जाए तो मेरा ख्याल है कि वो उसके होते हुए अगर स्कूल्स को खोल दिया जाए, कोई आसान मामलात को देखते हुए, जैसे कि पहले 2 दिन के लिए खोला गया, वो भी किया जा सकता है। और जिन एरियाज़ में नहीं है वो तो डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट भी इस वक्त सीरियस है कि बच्चों की तालीम का पहले ही बहुत हर्ज हो चुका है, बच्चे बहुत पीछे रह चुके हैं, बच्चों का मज़ीद नुकसान नहीं होना चाहिए। उनके वालिदैन भी बहुत सीरियस हैं, वो चाहते हैं कि जो बच्चों का लॉस है उसको किसी तरह से रिकवर किया जाए और बच्चे दोबारा से अपनी तालीमी सिलसिले को जारी और बहाल रखें। तो इस वक्त तो हर कम्युनिटी का हर बंदा ये चाहता है कि बच्चे वापस स्कूल जाएँ और अपनी एजुकेशन को बहाल रखें। तो गवर्नमेंट उम्मीद है कि सीरियस करेगी, बड़ा अच्छा डिसीजन करना चाहिए उनको। अच्छा, एग्ज़ाम्स के हवाले से सर हम बात कर रहे हैं कि इंटर के एग्ज़ाम जो हैं वो भी मुलतवी करने का कहा गया। फिर हम लोगों ने देखा ए लेवल ओ लेवल के एग्ज़ाम्स जो हैं उनको भी कहा गया कि अक्टूबर और नवंबर में होंगे। आप समझते हैं कि एग्ज़ाम्स को इस तरह से मुलतवी करना ये फ़ैसला भी दुरुस्त है, क्योंकि बच्चे भी एहतजाज करते हुए हमें नज़र आए? देखिए, जो कैम्ब्रिज के एग्ज़ाम्स हैं वो एक टर्निंग पॉइंट है उनकी लाइफ का, ओ लेवल्स का भी और ए लेवल्स का भी। उसको वो मेरा ख्याल है कि मुझे ये लगता है कि वो एब्रप्ट डिसीजन है, वो डिसीजन नहीं करना चाहिए था।
बच्चे इस वक्त बहुत सख्त टेंशन में हैं, एंजाइटी में हैं, उनके पेरेंट्स बहुत सर परेशान बच्चे हैं। अदालतों में गए हुए हैं, बच्चे कैंपेन चला रहे हैं, ट्विटर पर टॉप ट्रेंड हाँ, चला रहे हैं। देखिए अगर 1 लाख बच्चा है ना टोटल कैम्ब्रिज का, तो उसमें से 500, 1000, 2000 बच्चों ने ये कैंपेन चलाई है, या 2000 बच्चों के साथ कुछ सोशल एक्टिविस्ट मिल गए हैं और उन्होंने मिल के तो इस कैंपेन को हाईलाइट कर दिया है या इसको थोड़ा बूम दे दिया है। रियलिटी ये नहीं है। देखिए ये वो बच्चे हैं, मैं आपको उन बच्चों का जिक्र कर रहा हूँ जिनके वालिदैन बिल्कुल मिडिल क्लास से हैं, बड़ी मेहनत से पैसे कमाते ठीक है। हैं और अपने बच्चों के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, और पूरा साल जिन्होंने बड़ी मेहनत की है। जब ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्ट की गई, ई लर्निंग, तो उसमें सिर्फ टीचर का रोल नहीं था, उसमें पेरेंट्स का बड़ा अहम रोल था। वो सुबह उठ के अपने बच्चों को उठाते थे, फिर बच्चों का बड़ा अहम रोल था कि उनको मालूम था कि मुझे चेक एंड बैलेंस करने वाले टीचर्स मौजूद नहीं हैं, लेकिन वो पढ़ते थे क्योंकि उनको मालूम था कि आगे जाके हमने अपने एग्जाम्स देने हैं, खास करके कैम्ब्रिज के बच्चे, 9th-10th के बच्चे, FFSC के बच्चे। तो ये लोग तो वो बच्चे हैं जिनको मालूम है कि ये यहाँ से हमारा फ्यूचर स्टार्ट हो रहा है। तो जब गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है तो बहुत बड़ी तादाद में जो बच्चे हैं वो बहुत डिस्टर्ब हैं। मेरा ख्याल है कि सर्विंग स्कूल अलायंस उनको सपोर्ट करता है। सर्विंग स्कूल अलायंस चाहता है कि उन बच्चों की खातिर आप इसको रिव्यू करें। 2 सूरत हाल हैं, या तो आप एग्ज़ाम थोड़े दिन के बाद ले लें, जून से पहले एग्ज़ाम्स लिए जा सकते हैं और उनके फ्यूचर को बचाया जा सकता है। और अगर या फिर ये है कि आप इनको टीचर असेस्ड ग्रेड्स दे दिए जाएं। जैसे कि पहले भी एक प्रोग्राम में बात हुई आपके साथ ही कि हमारे जो हमसाया ममालिक हैं उन्होंने टीचर असेस्ड ग्रेड्स दिए हैं, तो उस वक्त मैंने आपसे गुजारिश की थी कि एग्जाम्स ही हमें लेने चाहिए। इसमें मुश्किल क्या है पाकिस्तान को? इसमें मुश्किल क्या है? पाकिस्तान कैम्ब्रिज के हवाले से फैसले करने में इतना डिले क्यों कर रहा है? पहले भी बहुत एंड पे आके हमने ये फैसला दिया जब बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान थे कि पता नहीं अब क्या है, कन्फ्यूजन रह गई है बस। देखें पाकिस्तान की प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे एक्सपर्ट्स काम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे जो एजुकेशनल एक्सपर्ट्स हैं वो एजुकेशन की फील्ड में इस वक्त नहीं है, गवर्नमेंट में नहीं है। यहाँ पे अगर आप मेडिकल की फील्ड देखें तो वहाँ पे भी एक्सपर्ट्स मौजूद नहीं हैं। तो इसमें एजुकेशनिस्ट को शामिल करें, उनसे डिसीजंस के बारे में राय ले ली जाए और उसके बाद कोई ऐसा फैसला किया जाए जो इस कौम के लिए, यहाँ के बच्चों के लिए, यहाँ के वालिदैन के लिए बेहतर हो। अगर फ़र्ज़ कीजिए कि जिस तरह गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि आप अक्टूबर नवंबर में आप जाके एग्ज़ाम्स दे दें, तो अक्टूबर नवंबर में बच्चे अगर O लेवल्स के, A लेवल्स के एग्ज़ाम देते हैं तो बाय द मिड ऑफ जनवरी उनका रिजल्ट आएगा, और मिड ऑफ जनवरी से लेके उनके पास A लेवल्स के लिए सिर्फ 4 महीने रहेंगे। पूरा सेशन ही आगे चला जाएगा। सर 1 साल ज़ाया हो जाएगा पूरा। अच्छा। 1 साल ज़ाया हो जाएगा क्योंकि 3.5 माह में आप A लेवल्स के कोर्स को नहीं कर सकते। बड़ा एक्सटेंसिव कोर्स होता है, इन डेप्थ पढ़ाना पड़ता है बच्चों को, कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग होती है, आसान काम नहीं होता। वो हमारी तरह आप कह लें कि जिस तरह हमारा सिस्टम है, नेशनल एजुकेशन सिस्टम है, उसमें कुछ चीज़ें वो बच्चों की रोट लर्निंग भी है, वैसा सिस्टम नहीं है। बच्चों को स्टडी करनी पड़ती है, रिसर्च करनी पड़ती है, उसके बाद बच्चे वो अपने एग्जाम्स की प्रेपरेशन करते हैं। तो 3.5 माह उनके लिए बहुत कम है कि वो उससे अपना पूरा असेसमेंट उसके लिए, अपने A लेवल्स के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। तो मेरी गुजारिश है कि इस पर ना अथॉरिटीज़ को रिव्यू करना चाहिए। वालिदैन, बच्चे, टीचर्स ने बहुत मेहनत कराई है पिछले पूरा साल, वो इस वक्त वाकई एंजाइटी में है, परेशानी में है। और उनकी तरफ से देखें, मुझे तो बहुत सारे हज़ारों टीचर की तरफ से रिक्वेस्ट आई है, हज़ारों बच्चों की तरफ से रिक्वेस्ट आई है। तो मैंने आपसे गुजारिश की है कि हमें आज बच्चों के बारे में ये डिस्कस करना चाहिए, ये गवर्नमेंट को इसके ऊपर सोचना चाहिए। अच्छा, ये शफकत महमूद साहब ये कहते हैं कि जो ग्रेडिंग का था कि असेसमेंट पे हमने ग्रेड्स दे दिए, कि टीचर ने असेसमेंट की, हमने ग्रेड दे दिए, वो हमारी प्रैक्टिस ठीक नहीं रही है। कहीं पर ग्रेड जो वो ज़्यादा दे दिए गए, कहीं पर कम दे दिए गए, इस वजह से ही हम इस बार एग्ज़ाम्स लेने पर वो हैं, बज़िद हैं कि एग्ज़ाम्स लिए जाएं। अब बच्चे एक तरफ आपने कहा कि आपको कर रहे हैं मैसेजेस या आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप ये आवाज़ उठाएं कि एग्ज़ाम्स होने चाहिए, साल ना हमारा ज़ाया हो। दूसरी तरफ बच्चे कुछ कैंपेन चला रहे हैं, तो फिर बीच का रास्ता क्या है कि साल भी ज़ाया ना हो? तो क्या एग्ज़ाम्स ही लेना एक आखिरी हल बचा है, क्योंकि गवर्नमेंट तो असेसमेंट की बुनियाद पर आगे ग्रेड नहीं बढ़ाने जा रही? मैडम, मैं बड़ी माजरत से कहूँगा कि देखें, आपने स्कूल्स की इंटेग्रिटी के ऊपर जो हर्फ उठाया है या टीचर्स की इंटेग्रिटी पे जो शफकत महमूद साहब ने ब्लेम किया है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़्यादती है। स्कूल ऐसे नहीं करता, टीचर भी ऐसे नहीं करता कि खुद से उनको जो ग्रेड्स दिए जाते हैं उसका बाकायदा एक प्रोसेस होता है। बच्चे ने असाइनमेंट्स करनी होती हैं, बच्चों ने अपने पोर्टफोलियो देना होता है, बच्चे ने आगे उसको अपने टीचर को मार्क करना है, टीचर ने उसके ऊपर अपना रिव्यू देना है, उसके बाद प्रिंसिपल ने अपना उसको मॉडरेट करना है, उसके बाद फिर वो वहाँ पे क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट में जाना है, उसके बाद वो ब्रिटिश काउंसिल जाना है, उन्होंने फिर उसको एंडोर्स करना है और उसके बाद बच्चों को ग्रेड दिए जाने हैं। तो ये सिंपल प्रोसेस नहीं है। महमूद साहब ज़्यादा ना उन बाकियों के लिए बात कर रहे थे कि हमारे पास हमने 9वीं से 10वीं में बच्चे प्रमोट कर दिए, 10वीं से 11वीं में कर दिए थे, अब हमारे पास बेसलाइन नहीं है। पिछली दफ़ा तो हमारे पास बेसलाइन थी, चलें कि 9वीं वालों को 10वीं में कर रहे हैं, 10वीं में जब एग्जाम होंगे तो पता लग जाएगा कि क्या हुआ। जब 10वीं वालों को 11वीं में किया तो 9वीं की बेसलाइन थी हमारे पास, वो उसके हवाले से भी बात कर रहे हैं। वाकई हमारे पास अब बेसलाइन नहीं है कि बच्चे को किस बेस पे असेस किया जाएगा। हमजा उन्होंने वो कैम्ब्रिज के लिए तो ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि ग्रेड्स दिए गए हैं, और जो आप
आप कह रहे हैं 9-10th के लिए और आप FSC के लिए कह रहे हैं, वो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमारे पास बेस लाइन होनी चाहिए और बेस लाइन के साथ ही हम बच्चों को कहीं पे दे सकेंगे। तो एग्जाम्स तो लाजमी है इस दफ़ा, ये तो मुमकिन ही नहीं है कि एग्जाम्स के बगैर हम इन बच्चों को आगे 9-10th को और 11-12th को प्रमोट सर, कुछ फ़ी का प्रॉब्लम चल रहा था। जो स्कूल्स हैं हम देख रहे हैं कि जो ऐसे प्राइवेट स्कूल्स हैं कि जो 3,000 या 3,500 इस हद तक फ़ीस ले रहे होते हैं, अब उनको भी बड़ी मुश्किलात का सामना था। आप एजुकेशन कार्ड का भी बात कर रहे थे कि एजुकेशन कार्ड होना चाहिए, वो मामला कुछ बड़ा, कुछ आपकी बात हुई, कोई मुलाकात हुई किसी से कि एजुकेशन के अंदर रिलीफ किस तरह से मिल सकता है? देखिए, एजुकेशन कार्ड तो बहुत लोगों ने सराहा और वालदैन के लिए बहुत अच्छा एक डिसीजन होगा, गवर्नमेंट के लिए बहुत अच्छा होगा। मैं समझता हूँ कि शायद गवर्नमेंट के लिए ये टर्निंग पॉइंट आ जाए, क्योंकि इतना अच्छा डिसीजन होगा कि जिससे वालदैन भी फ़ायदा उठाएंगे। बच्चों की तालीम का जो रेशो है, जो हमारे यहाँ की बच्चों की एजुकेशन का रेट है, वो बहुत बढ़ेगा। इसके साथ साथ अदारे जो है वो भी अपनी बका को कायम रख सकेंगे। तो बहुत सारे हलकों में हमने रिक्वेस्ट की, तमाम वज़रा को हमने लेटर्स बना के भेजे हैं, अच्छा। मरासलाजात जारी की हैं और उनसे रिक्वेस्ट की है कि इस इशू को आप भी उठाइए। तजवीज़ क्या है, क्या प्रपोज किया गया, किस तरह से इसको डिज़ाइन किया जाए? देखिए, इसमें सर्विंग स्कूल अलायंस ने ये प्रपोज किया था कि ये आपका जो हेल्थ कार्ड आपने इशू किया है वो आपका नेशनल आइडेंटिटी कार्ड ही है, ठीक है। उसी को अगर आप हेल्थ कार्ड के तौर पे यूज़ कर रहे हैं तो उसमें कुछ कोटा आप एजुकेशन के लिए रख दीजिए। एक तजवीज़ तो ये थी, ठीक है। या फिर जैसे उस कार्ड को आपने इशू किया है, इसी तरह सेम एक एजुकेशन कार्ड या तालीम सहूलत कार्ड एक अलहदा बना दीजिए, ठीक है। और इस तरह ये फ़ायदा होगा कि वालिदैन उसके ज़रिए अपने बच्चों की फ़ी पे कर सकेंगे, अच्छा। और स्कूल को फ़ी आ जाएगी और वालिदैन के लिए उनके ऊपर एक जो फाइनेंशियल बोझ है वो बहुत ज़्यादा उसको वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, वो थोड़ा कम हो जाएगा। ये इससे फ़ायदा हो सकता है। अच्छा सर, हमें ये बताएं कि हमने पहली लहर में भी देखा था कि कई असातिज़ा थे, उनको स्कूलों से निकाल दिया गया था क्योंकि उनकी तनख्वाहें नहीं दी जा रही थी। फिर हमने देखा कि जब वापस आए तो कुछ को रिटेन किया गया, वापस बुलाया गया, सबको वापस नहीं बुलाया गया। अब तीसरी लहर में असल सूरत हाल ग्राउंड पर क्या है? हाँ जी, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखें, एक हमारा डिलेमा है कि जब फर्स्ट लेयर में जब इसको स्कूलों को बंद किया गया तो हमारे यहाँ पे जो एक ख़ास क्लास है पेरेंट्स की, जिन्हें आप कह सकते हैं कि वो लोअर क्लास है या मिडिल क्लास है, वो उन्होंने फ़ी देना भी बंद कर दी और स्कूल्स को फंड्स आना भी बंद हो गए। तो उस सूरत हाल में ये हुआ कि स्टाफ को भी हमें वहाँ से निकालना पड़ा या स्टाफ को माजरत करनी पड़ी कि हमारे पास इस वक्त जॉब्स और अवेलेबल नहीं हैं। तो वो एक प्रॉब्लम आया, टीचर्स बड़े एक क्राइसिस में चले गए। सेकंड वेव में दोबारा ये रिपीट हुआ, गो कि ये उतना तो नहीं हुआ जितना फर्स्ट वेव में हुआ था, लेकिन सेकंड वेव में ये दोबारा रिपीट हुआ और काफ़ी लोग इससे बेरोज़गार हुए, काफ़ी टीचर बेरोज़गार हुए। और अब थर्ड वेव में इस वक्त ये सूरत हाल है कि अब पहले से बेहतर है। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें अंडर कंट्रोल हैं। एक्चुअली देखें, जब गवर्नमेंट डिसीजन ठीक करेगी ना तो बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। अच्छा, अब बेहतर फैसले किए गए, अब बेहतर फैसले किए गए, इसमें कोई शक नहीं है। अब मैं सिर्फ ये समझता हूँ कि थोड़ा सा इसको अब सपोर्ट बहुत ज़रूरी है हमें। गवर्नमेंट ने जो लास्ट 3-4 मंथ्स में थोड़ा प्राइवेट स्कूल्स को सपोर्ट किया है या पेरेंट्स को मोटिवेट किया है कि आप फ़ी जमा कराएं, तो ये सब चीज़ें इन फेवर में गई हैं और स्कूल्स को फ़ी वगैरह आ रही है और टीचर्स अपनी जगह पर रिस्ट्रेन हैं, वो कर रहे हैं काम। तो अल्लाह करे कि आगे बेहतर रहे इसी तरह। ठीक है, उम्मीद यही करते हैं कि कुछ बेहतरी होगी इसमें और बच्चों का जो तालीमी साल है वो ज़ाया नहीं होगा। रिज़ा रहमान साहब, बहुत शुक्रिया आपका, सुबह सवेरे पाक का आप हिस्सा बने और हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि तमाम चीज़ें जो हैं वो मामूल के मुताबिक आ जाएंगी। तरीका एक ही है, एहतियात कीजिए ताकि पाकिस्तान का हर शोबा चलता रहे। बिल्कुल ऐसा ही है, जितने शोबे हैं आज हम देखें तो तमाम ही बंद हैं, सिर्फ तालीम मुतासिर नहीं हो रही, तमाम शोबे मुतासिर हो रहे हैं। और हम इस उम्मीद के साथ एहतियात करें कि इंशाअल्लाह ताला अगर हम एहतियात इसी तरह करते रहे तो हालात बहुत बेहतर होंगे, ईद के बाद मजीद बेहतर हो जाएंगे। बिल्कुल, और आगे बढ़ते हैं, हुकूमती पॉलिसियों की भी बात कर लेते हैं जिनके समर सामने आने लग गए हैं। बड़ी सनतों की नमों में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान शुमारियात ब्यूरो के डाटा के मुताबिक मार्च में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में 22.39% का इजाफा हुआ है। बड़ा इजाफा है जो सनती पैदावार में गैर मामूली नमू की अक्कासी कर रहा है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2020-21 के पहले 9 माह जो कि जुलाई तक मार्च है, इनके दौरान जो LSM हैं उनमें 8.99% इजाफा हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही मैन्युफैक्चरिंग की और तवक्को यही की जा रही है कि रवा माली साल के दौरान कम शरह सूद और खाम माल पर ड्यूटी में कमी में से मुआशी सरगर्मियों में मज़ीद इजाफा होगा। आप देखते हैं जुलाई 2020 के बाद से LSM बुनियादी तौर पर ऑटोमोबाइल, तामीरात, टेक्सटाइल, फूड, केमिकल्स, गैर धाती मादनियात से मुतालिक मसनूआत जो हैं और दवासाजी के शोबों में कोविड-19 की वजह से मंदी का शिकार होने के बाद दोबारा बुलंद हुआ है। और दोबारा बुलंद होना ये ज़्यादा अहम है। कोविड में हमने देखा कि मुतासिर हुए तमाम शोबे, नीचे गया ग्राफ, लेकिन दोबारा से जो बहाल हो रहे हैं। अच्छा यार, ये टोटल 15 सेक्टर्स
हैं और उसमें से 8 जो हैं वो बेहतर हुए हैं और ऑटोमोबाइल में तो बहुत ज़्यादा बेहतरी आई है, हम उसको देख रहे हैं। इसी हवाले से ये बेहतरी क्यों आई, कैसी पॉलिसीज़ थी गवर्नमेंट की, बात करेंगे। हमारे साथ फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर एहतशाम जावेद साहब। एहतशाम जावेद साहब, बहुत शुक्रिया आपका, सुबह सवेरे पाकिस्तान के लिए आपने वक्त निकाला। सर, ये लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की हम बात कर रहे हैं, इजाफे की बात कर रहे हैं, वजह आप क्या समझते हैं? हुकूमती पॉलिसियाँ ही एक बुनियादी वजह है जिसकी वजह से बेहतरी आई? देखें जी, हमेशा मैंने इस बात को हमने सराहा है कि जब कभी भी हुकूमत ने ऐसी सिमत में पॉलिसीज़ बनाई हैं जिसके अंदर स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व किया है तो उसके समरात बिलफौर आए, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि जो ग्राउंड रियलिटीज़ होती हैं स्टेक होल्डर्स उनसे पूरी तरीके से आशना होते हैं। तो हमने इसमें क्रेडिट जाता है जी अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब को, इसमें क्रेडिट जाता है हुकूमत की तमाम मशीनरी को, वज़ीर आज़म के विजन को कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बेहतरी की तरफ गए हैं और उन्होंने खातर ख्वाह इजाफा किया। लेकिन इसके साथ साथ इस अमर की बहरहाल बहुत बड़ी ज़रूरत है कि जो आपका SMEs है वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहा जो आपकी टोटल आबादी का मेरे ख्याल में 40 से 45% लोगों को लुक आफ्टर करता है। तो उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए भी अब हुकूमत को सेकेंड फेज में काम करना पड़ेगा, क्योंकि SMEs हुकूमत की सबसे बड़ी प्रायोरिटी भी है। हुकूमत ने बड़ा अच्छे डिसीजंस लिए, हुकूमत के पास हम समझते हैं माली वसाइल की कमी है, लार्ज स्केल जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थे उन्होंने अपने आप पर खड़े हो गए। हुकूमत ने लास्ट ईयर कोरोना के दौरान एक स्कीम शुरू की थी टफ के नाम से, वो मार्च में ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, उस स्कीम से बहुत ज़्यादा SMEs को बेनिफिट हुआ था। अब वो उस तरह की स्कीम्स हमें देनी पड़ेंगी अगर हम चाह रहे हैं कि हमारे SMEs चलते रहें, क्योंकि SMEs आपके इनडायरेक्ट एक्सपोर्टर्स हैं और आपके मुल्क की तकरीबन 55% जो एक्सपोर्ट है वो SMEs से प्रोड्यूस होती है। ठीक हो गया। अच्छा, एहतशाम जावेद साहब ये भी बताइएगा कौन सी ऐसी सनतें हैं जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में कामयाबी की वजह बनी है, उन पे ज़्यादा अच्छे असरात छोड़ सकती हैं, ज़्यादा आगे बढ़ा सकती हैं? देखें जी, इस वक्त अगर हम टेक्सटाइल सेक्टर की बात करें, क्योंकि हम फैसलाबाद से बैठे हैं, तो फैसलाबाद में आपकी टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर आपका जो स्पिनिंग का सेक्टर है उसने बड़ा अच्छा काम किया, लेकिन उसके साथ साथ आपका वैल्यू एडिशन का जो सेक्टर है उसके अंदर बड़ी इंडस्ट्रीज जो गारमेंट से रेलिवेंट है वो भी परफॉर्म कर सकी। लेकिन बहरहाल ओवरऑल SMEs इस वक्त प्रेशर का शिकार रही, उनके ऊपर इस वक्त एक प्रेशर बना रहा। उसकी सबसे बड़ी वजह अनसर्टेनिटी ऑफ कॉटन प्राइस थी। हम हुकूमत की पॉलिसीज़ को सराहते हैं, हुकूमत ने बहरहाल उस पर स्टडी की, स्टडी करने के बाद उसकी हमारी जो ड्यूटीज़ थी उनको कम किया, अब कस्टम ड्यूटी ज़ीरो हो गई, तो वो सनत भी आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव करना शुरू हो गई है। क्योंकि मेरे पास इस वक्त फेडमिक का एक्टिंग CEO का भी चार्ज है, तो मैंने बड़ी पॉजिटिव एक वेव देखी हमारी फेडमिक और इलामा इकबाल इंडस्ट्रियल जोन्स के अंदर कि लोग जौक दर दौर इन्वेस्टमेंट्स लेके आ रहे हैं, लोग विलिंग है नई इंडस्ट्री लगाने के लिए। ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है जो हुकूमत की कोशिशों को इंडिकेट करता है। ठीक है, आप स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस का तो जिक्र कर रहे हैं, साथ इसी हम जो है हम लार्ज स्केल जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। साथ ऐसे हैं जिनमें ग्रोथ हमने सर नहीं देखी है, उनकी वजह आप क्या समझते हैं? स्टील प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर नहीं देखी, लेदर प्रोडक्ट्स को हम देख रहे हैं उसमें नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्ट्स को देख रहे हैं, वुड प्रोडक्ट्स को देख रहे हैं, रबर प्रोडक्ट्स को देख रहे हैं। सर, इसकी क्या वजह है, इसको कैसे उठाया जा सकता है? देखें जी, कुछ चीज़ें जिस तरह आपने कहा कि क्योंकि हमारे 15 टोटल सेक्टर हैं जिनको हम अगर डिवाइड कर लें इनमें, तो हमारे 15 सेक्टर्स के अंदर हमारे 8 सेक्टर्स ने ग्रोथ दिखाई है। अगर आप उन 8 सेक्टर्स को ब्रीफली देखें, बड़ा कीनली ऑब्जर्व करें, तो वो 8 सेक्टर्स आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर फर्स्ट या सेकंड या थर्ड प्रायोरिटी के ऊपर आते हैं। जो बाकी 7 सेक्टर्स हैं उनकी प्रायोरिटीज उसके नीचे आती है। तो लिहाजा उन सेक्टर्स में इंप्रूव करने के लिए हुकूमत को स्पेशल इंसेंटिव्स देने पड़ेंगे, तो वो बेहतर इंप्रूव करेंगे। इस वक्त कोरोना की वजह से लोगों की कुव्वत खरीद कम हो चुकी है, इनकी कॉस्ट थोड़ी सी ज्यादा है, जिसकी वजह से सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई। अच्छा, हुकूमत को आप क्या तजवीज़ करेंगे, क्या ऐसा करना चाहिए हुकूमत को कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में मजीद इजाफा हो सके? देखिए जी, हमने हमेशा हुकूमत को कहा है कि हर इंडस्ट्री के रेलेवेंट लोगों को बैठाया जाए, उनके साथ मशावरत की जाए, उनकी तजावीज़ को प्रायोरिटी दी जाए। देखें, इस हुकूमत का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है, इसने हमेशा फोकस किया है, इसने हमेशा टेबल पे बढ़ाया, इसने हमेशा टाइम निकाला है स्टेक होल्डर्स के लिए। तो क्योंकि ये 15 इंडस्ट्रीज़ की बात है, इसलिए हर इंडस्ट्रीज़ के डिफरेंट नीड्स होती हैं। इस प्रोग्राम के अंदर हम
किसी की अलहदा एक की नीड को बताएंगे तो दूसरी की उससे क्रॉस मैच हो जाएगी। इस तरह नहीं किया जा सकता। बेसिकली अगर हम प्रिंसिपली किसी बात पर करें तो तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाया जाए, उनकी कम्युलेटिव जो इंटरेस्ट है उनको इकट्ठा करके सुना जाए और वहाँ फैसिलिटेशन दी जाए। बिल्कुल ठीक है एहतशाम साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप रहे थे। बेहतरी आई है, 8 सेक्टर्स हैं जिनमें ग्रोथ हुई है, कोरोना के बावजूद ग्रोथ हुई है, ये बहुत अच्छी बात है। हुकूमती पॉलिसीज, इंसेंटिव, जो टैक्स इंसेंटिव्स थे वो भी एक बड़ी वजह है इसके अंदर। बिल्कुल ऐसा ही है। और हम यहाँ पर हमजा एक ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। हम बात करेंगे कि हो क्या रहा है इस वक्त ना, हम मानने को तैयार नहीं है। वजूहात ऐसी क्या हैं? एक तरफ हुकूमत कोरोना के बेकाबू सैलाब के आगे बंद बांधने की कोशिश कर रही है, हाथ पांव मार रही है, फैसले मुश्किल से मुश्किल किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब ताजिर बरादरी को रमज़ान के आखिरी दिनों में लॉकडाउन की वजह से अपनी साल भर की कमाई डूबती हुई नज़र आ रही है। कहा यह जा रहा है कि यही तो टाइम होता है जब हम बिल्कुल ऐसे ही है। और इसीलिए कराची के जो ताजिर हैं, सनतकार हैं, उन्होंने ईद की तवील तातीलात को मुस्तरद करते हुए हुकूमत से नोटिफिकेशन वापस लेने का मुतालबा कर दिया है। उनका मौक़िफ़ है कि वो ईद पर ख़रीदारी के औकातकार महदूद होने से पहले ही परेशान है। हुकूमत को चाहिए कि वह कोरोना का फैलाव रोकने के लिए कारोबारी औकातकार बढ़ा दें ताकि बाज़ारों में आवाम का रश जो है वो ख़त्म हो जाए और उन्हें भी दुकानदारी करने का, अपना कारोबार करने का मौका मिल जाए। हाँ जी, और ताजिर बरादरी ने यह भी मुतालबा किया है कि चांद रात तक कारोबार जारी रखने की इजाज़त दी जाए। मुसलसल 9 रोज़ कारोबार की बंदिश से ताजिरों का दिवालिया निकल जाएगा। और आखिरी अशरे को ही तो देखा जा रहा होता है कि जो आखिरी अशरे के अंदर जो है लोग आते हैं, शॉपिंग करते हैं, कारोबार हो रहा होता है। पूरा साल इंतज़ार किया जाता है रमज़ान के आखिरी अशरे का, तो उसमें बंद किया जाना ये दुरुस्त नहीं होगा। ताजिरान का ये मौक़िफ़ है। बिल्कुल ऐसे। और हमजा मेरे ख्याल में हमारी प्रैक्टिस ऐसी है और ये बड़ी ही ख़राब प्रैक्टिस है कि हम लोग आखिरी अशरे में बाज़ारों की तरफ रुख कर लेते हैं। हम बिल आखिरी डेट पे भरते हैं। बिल्कुल। हम असाइनमेंट कोई स्टूडेंट होते हुए होती है आखिरी रोज़ पे करते हैं। हमने पेपर की तैयारी करनी हो आखिरी दिन करते हैं। हमने कोई शॉपिंग हो, हमने मेहंदी लगवानी हो ख़वातीन ने, वो आखिरी रात जो है वो बैठी होती हैं। लेकिन हम लोग अपनी प्रैक्टिस क्यों नहीं बदल पाए? क्योंकि लास्ट ईद भी हमारे सामने थी, फिर इस बार भी हमने पूरा साल हो गया इस चीज़ को हमें देखते हुए, तो हमने क्यों नहीं अपनी शॉपिंग्स पहले की? या हम लोग बार बार वही बात कर रहे थे कि औकातकार बढ़ाने की अब बात करें, अब सुबह 9 बजे उठ के क्यों नहीं दुकानें खोलते? तो ये ठीक है, ताजरों का अपना मौक़िफ़ है, हुकूमत जो कर रही है वो ताजिरों का मौक़िफ़ जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या है कि वो कह रहे हैं। रहनुमा ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजिर सिंध से रहनुमा हैं जावेद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद कुरैशी साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप ये बताइए कि मसला क्या है? क्या सिर्फ सिंध हुकूमत से परेशानी है कि सिंध हुकूमत मामलात को ठीक तरीके से डील नहीं कर रही? क्योंकि पूरे पाकिस्तान के अंदर एक ही तरह के SOPs अब फॉलो करवाए जा रहे हैं। हमजा साहब देखिए, ये जो बात आपने की पूरे पाकिस्तान और सिंध में, सिंध और दूसरे सूबों के मुकाबले में थोड़ी सी पॉलिसी चेंज है। अच्छा, असल मसला हमारे साथ कुछ ऐसे है कि हुकूमत जो है SOP के चक्कर में और कोरोना के चक्कर में ताजिरों का माशी कत्ल कर रही है। इस वक्त सूरत हाल इतनी गंभीर है, मैं ये कहता हूँ कि अभी शायद कोई लाइन पे हुकूमती वज़रा या CM साहब होते, आप उन घरों में चलकर देखें जिन लोगों के आखिरी दिनों में उन्हें सैलरी लेनी होती है, जो हमारे मुलाजमिन ताजिरों के पास है, उन्हें बोनस लेना होता है, दूसरे उनके मसाइल हैं। मुझे बताएं, आज हम जो है तीसरा रोज हो चुका है, दूसरा, कि कम से कम उनके घरों से हम कहां से उन्हें सैलरी देंगे? आप तो भाई खाते पीते लोगों के हैं, लेकिन जो 10,000, 20,000 और 25,000 रुपए सैलरी वाला मुलाजिम है, वो ईद पर कैसे अफोर्ड करेगा? अपने बच्चों को कहां से वो कपड़े ला कर देगा? कहां से अपने घर का वो राशन पूरा करेगा? खुदारा इन पर रहम कीजिए। इस मुल्क में ये आखिरी अशरा है, जो ताक रात गुजरी है 27वीं शक्ति, उनकी दुआओं से हुकूमत को कम से कम ये सोचना चाहिए कि ये ताजिर इस मुल्क की खिदमत करने वाले लोग हैं, हमें जलील और रुस्वा किया जा रहा है। हम जी जावेद कुरैशी साहब, इससे पहले जो ये SOPs दी गई, बाजार बंद करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया, क्या ताजरों को इससे पहले एतमाद में नहीं लिया गया था, नहीं बताया गया था, आप लोगों से राय नहीं ली गई थी? हुकूमती पॉलिसियों से आपको क्या शिकायत हैं? ये जो आप बात जो कह रही हैं बिल्कुल 100% सही है। इन्होंने कभी भी किसी भी ताजिर को एतमाद में नहीं लिया, ये वन साइड फैसले करते हैं। हम इन्हें तरीकाकार बताते, हम SOP पे अमल करने के लिए पहले भी तैयार थे। 2 बार भी जो कोरोना की जो 2 लहरें आई हैं, उसमें भी ताजिरों ने ताउन किया है हुकूमत से।
लेकिन ताजिर, एक ताजिर सिंगल, मैं ये नहीं कहता कि पसंद ना पसंद, किसी को एतमाद में नहीं लिया गया सिंध हुकूमत की तरफ से, और उन्होंने ये एक निकाल कर नोटिफिकेशन उनके ऊपर थोप दिया गया। मुझे बताएं कि लोगों ने जो सरमायाकारी ताजिरों ने की है, उधार पैसे पकड़े हुए हैं, बैंकों से लोन लिया हुआ है, जब उनका माल इस वक्त कराची की सूरत हाल में, आपको सिर्फ एक पाकिस्तान के शहर की बताता हूं, 50 से 60 अरब रुपए की सरमायाकारी ईद के ऊपर हुई है, और उसके अंदर से अभी तक भी 15 से 20% भी सेल नहीं हो चुकी है। मुझे ये बताएं कि वो लोग अपना माल, इतने बुरे हालात हैं, इन लोगों को खुदा का खौफ करना चाहिए हुकूमत को। इन्हें सिर्फ कोरोना खेल रहे हैं, लेकिन इन्हें कोई ताजिर का कोई एहसास नहीं है। लेकिन सर जावेद कुरैशी साहब, सर कोरोना तो है ना, बच्चों के इम्तिहानात देख लें, बच्चों की तालीम से अहम क्या चीज़ हो सकती है, हमने वो देखा कि उनको आगे कर दिया गया। अच्छा, हमें आप साथ ये भी बता दें, आपने कहा कि सेल उतनी नहीं हुई, 15 से 20% सिर्फ सेल हो सकी है। अब आप लोग क्या सोच रहे हैं? नोटिफिकेशन को आप यकसर मुस्तरद कर रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं गवर्नमेंट से, या फिर दुकानें खोली जाएंगी, कारोबार किया जाएगा? सर, हम ये चाहते हैं, हम रियासती इदारों से तसादुम नहीं चाहते, ठीक है, लेकिन हुकूमत हमें मजबूर कर रही है कि रियासती इदारों को सामने खड़ा कर कर कि उनसे तसादुम हो जाए ताजिरों का। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं, अपील करते हैं, ठीक है, हम अपील करते हैं, खुदारा इन लोगों पर रहम कीजिए, हमें चांद रात तक कारोबार करने की इजाजत दी जाए, ताकि लोगों का कुछ सरमाया, कुछ सेल हो, वो भी अपने बच्चों की ईद की खुशियां मना चुके। आपने बात की कोरोना की हकीकत से किसने इनकार किया? कि ताजिरों ने इनकार किया है? इतनी अमवात हो रही है, केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन अब मैं हुकूमत सिंध को एक तजवीज़ भी देना चाहता हूँ। जी। कुछ सिफारिशात मैंने सीएम साहब को भी मैंने लिखा है, उन्हें गुजारिशात की हैं, कुछ तजावीज़ दी हैं। कम अज कम इस वक्त पूरे यानी मुल्क के अंदर ट्रांसपोर्ट भी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद है। अब जो जहां का बाशिंदा है वो वही रहकर शॉपिंग करेगा। इन्हें अनलिमिटेड टाइम रात तक खरीदारी का टाइम मुकर्रर कर दें, उसके बाद आप देखें कि मार्केटों में रश बढ़ता है। बेशक आप उन्हें दुकानों को सील करते हैं, हम इस चीज के लिए तैयार है, लेकिन हमें मौका तो दें यार, हम भी इस मुल्क के बाशिंदे हैं। जावेद कुरैशी साहब, आपने हुकूमत को ये राय दी है कि आपका मानना यह है कि रात गए तक दुकानें खुली रहें ताकि लोग जो है वो आके शॉपिंग कर सकें, और अगर इस तरह होता है, पाबंदियां जो लगाई गई हैं, जो SOPs दिए गए हैं, वो फॉलो नहीं किए जाते, तो फिर क्या करना चाहिए हुकूमत को? हुकूमत को अपना एक्शन लेना चाहिए, इस पर हम बिल्कुल तैयार है। इस बात से तो हमने कभी डिनाई नहीं किया कि हुकूमत हमें बिल्कुल आज़ाद छोड़ दे। और मैं आपसे एक बात हुकूमत से पूछना चाहता हूँ कि सिर्फ बाजारों की वजह से कोरोना फैल रहा है, यार खुदा का खौफ करें। जब कभी कोई सियासी लोग जब जलसा करते, सर जलसे भी मैं आज ये कर रहा हूँ सर, अब ये बात तो यह है ना, 6 महीने से 8 महीने से ये जलसे जुलूस सियासी पार्टियां कर रही थी। हमारे वजीर आजम साहब ने क्या, उनको जब कोरोना हुआ तो उन्होंने क्या SOP की अमल किया? वो मीटिंगें कर रहे थे बैठकर। ये सारे मामला ताजिरों पर आ जाते हैं। मैं अब अपील ही कर सकता हूँ सिंध हुकूमत से, खुदारा। ठीक, जावेद कुरैशी साहब, सर ये भी फरमा दीजिएगा यहाँ पे, चले हम ये भी, अगर गवर्नमेंट इंश्योर कर ले, ताजिरों के साथ बातचीत हो भी जाए कि जी ठीक है, ताजिर बरादरी जो है वो SOPs पर अमल दरामद करवाएगी, लेकिन हमने गुज़श्ता चंद दिनों में ऐसा देखा कि वहाँ पर तो तिल धरने की जगह नहीं थी, लोग ऐसे खड़े हुए थे, गुजर नहीं पा रहे थे, क्रॉस नहीं कर पा रहे थे, इतना ज़्यादा मार्केट्स में रश था। आप लोग तो इंश्योर करेंगे अपनी दुकानों के अंदर, बाज़ारों की गलियों के अंदर कैसे इंश्योर करवाया जाएगा? लोगों को कैसे समझाएंगे? लोग तो नहीं मानेंगे, फिर भी आप कैसे ये जिम्मेदारी ले सकते हैं? हमजा साहब, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ताजिर ये जिम्मेदारी नहीं ले सकता, लेकिन जब उनकी टाइमिंग बढ़ेगी तो वो रश ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। इससे ऑटोमेटिक, अब देखें बैंकों की इन्होंने टाइमिंग कम की, आप बैंकों में देख लें कि कितना रश है, लेकिन हुकूमत ये बात समझने को तैयार नहीं है। हुकूमत को थोड़ा सा अपनी पॉलिसी चेंज करने की जरूरत है। हम लोगों ने इस मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं, हम इज्जत की रोटी कमाना चाहते हैं। हमारे खिलाफ FIR दाखिल हो रही है, हमारे ऊपर भारी जुर्माने लगाए जा रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला आप एक प्रैक्टिस हमारी तजवीज़ पे इस पे अमल करें, और उसके बाद भी इस पे अमल ना हो तो बेशक आप अपने मुताबिक जो भी कानूनी कार्रवाई हो उनके खिलाफ करें।
ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया जावेद कुरैशी साहब अपना मौक़िफ़ देने के साथ मौजूद थे। और जैसे कि हमजा वो कह रहे थे कि हम मुल्क और कौम की खिदमत करना चाहते हैं, कारोबार करना चाहते हैं, लेकिन जो पाबंदियाँ लगी हैं हुकूमत ने वो भी कुछ सोच कर पाबंदियाँ लगाई हैं, बहुत मुश्किल से लगाई हैं, बहुत मुश्किल फैसले थे। हुकूमत ने सिर्फ कारोबार बंद नहीं किए बल्कि तमाम सेक्टर इस वक्त हम देखें तो बंद हैं। बच्चे घरों में बैठ चुके हैं, बड़े घरों में बैठ चुके हैं, तमाम कारोबारी सेक्टर्स बंद हो चुके हैं। रीज़न यही है, हमने एहतियात नहीं किया। अगर हम एहतियात करेंगे तो मामूलात जो हैं, मामूलाती ज़िंदगी वो बिल्कुल ठीक तरीके से रवा दवा रहेंगे। तो आप लोग एहतियात कीजिए। लोग कितने ज़्यादा परेशान हैं हमारी एहतियात ना करने की वजह से। अगर ताजिर बरादरी भी परेशान है तो वो हम लोग SOPs पर अमल नहीं कर रहे, आम आवाम की हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल, हम मार्केट्स में निकलते हैं तो फिर हम लोग ये नहीं देखते कि वहाँ पर कितना रश है, हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। हम लोग सारे एक ही मार्केट में जमा हो जाते हैं, एक ही जगह पे जमा हो जाते हैं, और वो जो जमे गफीर है वही वायरस को फैलाने की वजह बन जाता है। हमजा कराची में या ओवरऑल पाकिस्तान में हम देखें तो एक और भी बड़ा मसला है कि इस वक्त चिकन की जो कीमतें हैं वो भी आसमान से बातें कर रही हैं। बिल्कुल ऐसी है, दूर से देखें और चिकन को बाय बाय कहें, टाटा के, और फिर निकल जाएं, इतनी महंगी ऐसा ही है। मुल्क भर में चिकन की कीमतों को पर लग चुके हैं। बीफ और मटन तो पहले ही लोग दूर से ही देखते थे, जैसे हमजा कह रहे हैं, बाय बाय दूर से ही कर देते थे। अब मुर्गी का गोश्त भी उसको भी दूर से ही बाय बाय करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही, और पर भी सोने के लग गए हैं शायद। और लाहौर में जो ब्रायलर की कीमत है वो पूरे साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है, और हम ये देख रहे हैं कि 415 रुपए रेट पहुंच चुका हुआ है ब्रायलर। अच्छा हमजा, जैसे आप कह रहे हैं कि सोने के पर लग गए, फिर तो मुझे लगता है कुछ अरसे में मुर्गी जो है वो फी तोला मिलना शुरू हो जाएगी। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि जिंदा ब्रायलर मुर्गी का जो रेट है, थोक रेट है, वो 273 रुपये है, जबकि परचून रेट 281 रुपये फी किलो रखा गया है। हाँ जी, और कराची में भी चिकन की कीमतें जो हैं आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी हैं। शहर कायद में अगर बात की जाए, मुर्गी का गोश्त तकरीबन 480 से लेकर 500 रुपए तक बेचा जा रहा है, जबकि मुल्क में महंगाई का जिन हुकूमत के काबू में नहीं आ रहा है। इदारा शुमारियात ने भी बताया है कि गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह में 0.50% इजाफा हुआ है। जी हाँ, जिसके बाद जो महंगाई की मजमूई शरह थी वो 17.5% हो गई है। इदारा शुमारियात ने महंगाई की हफ्तावार रिपोर्ट में बताया कि मुर्गी, चीनी, आटा समेत 18 अशियाई ज़रूरियाँ महंगी हुई हैं। मतलब महंगाई का ग्राफ जो है वो ऊपर गया है। बहुत सारी खाने की जो इस्तेमाल की चीज़ें हैं वो महंगी हो गई। रमज़ान मुबारक में हम कंट्रोल नहीं कर सके हैं। इसी हवाले से हम बात करेंगे। ऑल पाकिस्तान पोर्ट एसोसिएशन के तर्जुमान मारूफ सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मारूफ सिद्दीकी साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सर, रेट इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, क्या ये डिमांड एंड सप्लाई का ही मामला है या कुछ और भी है? वालेकुम अस्सलाम जी। सबसे पहले मैं 92 न्यूज़ HD चैनल का बेइंतहा मशकूर हूँ कि आपने शोबे मेहरबानी का मौक़िफ़ जानने के लिए मुझे यहाँ अपने स्टूडियो में आने की दावत दी है। सबसे पहले तो मैं पिछले दिनों जो कुछ हुकूमती अहदेदारान ने प्रेस मीडिया के अंदर आके माफिया का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, ये बड़ा नामुनासिब सा लफ्ज़ है। हम कारोबार कर रहे हैं, पोल्ट्री का कारोबार सिर्फ रसद और तलब के ऊपर होता हैगा, और जब रसद ज़्यादा होती है, तलब कम होती है तो रेट कम हो जाते हैं, और जब रसद ज़्यादा होती है और तलब ज़्यादा होती है और रसद कम होती है तो मुर्गी के रेट बढ़ जाते हैं। आप पिछले 10 साल के जो है ना रिकॉर्ड, अगर कोई पूरा प्रोग्राम करें तो मैं आपको पिछले 10 साल के रिकॉर्ड दिखाने के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल यकीनन आपकी बात सही है कि इस वक्त जो है वो मुर्गी का रेट बढ़ा हुआ है। उसकी वजह जो है वो सिर्फ ये कि तलब जो है वो ज़्यादा है और रसद कम है। पिछले दिनों को 1-1.5 महीने से रानीखेत की बीमारी ने शोबे मुर्गबानी को बहुत बुरी तरीके से मुतासिर किया हुआ है, जिसमें शरह अमवात जो है वो तकरीबन 30 से 35% है। जब 30 से 35% और प्रोडक्शन भी कम हो और डिमांड हो तो हमेशा इस तरह के रेट्स जो है वो बढ़ते रहेंगे। हम पिछले 50 साल से अपनी आवाम को सस्ती प्रोटीन मुहैया करने के लिए जहाद कर रहे हैं। हम इस लफ्ज़ को कहेंगे, हम जहाद कर रहे हैं। अच्छा। और इसमें हमारी भरपूर कोशिश होती है, लेकिन कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती। यही सूरत हाल, थोड़ा सा सुन लीजिएगा, यही सूरत हाल 2012 में भी हुई थी। उस वक्त भी मुर्गी का रेट जो है वो बढ़ा था, और उस वक्त भी रानीखेत की बीमारी आई थी, जिससे इंटरनेशनल मतलब यहाँ पर HW के लोग आए थे और उन्होंने उसके ऊपर कुछ वर्किंग की थी, और फिर किसी हद तक जो है हम उसको बेहतर करने में कामयाब हुए थे। अच्छा। और उसमें हमारे जो लोकल साइंसदान हैं उन्होंने बहुत काम किया, और अब भी वो काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम इस बीमारी के ऊपर जल्द से जल्द जो है ना वो अबूर हासिल कर लेंगे, और फिर हम उसी पोजीशन में होंगे। मारूफ सिद्दीकी से हम बार बार ये बात करते हैं रसद और तलब। रसद के मुताबिक जो तलब है हमारी, हम तलब के मुताबिक अपनी रसद को क्यों नहीं बढ़ा पाते? हम उतना अपनी चीज़ को अपने उसमें इजाफा क्यों नहीं कर पाते? हमें पता है कि हमारी तलब कितनी है, हमारी डिमांड कितनी है, उस हिसाब से चीज़ की जो प्रोडक्शन है वो क्यों नहीं हो पाती है?
मैडम बात इस तरह है कि पिछले कोई जो 2-2.5 साल से लोग लॉसेस कर रहे थे। आप अगर सर्वे करवाएं तो इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो तकरीबन 30-35% फार्म जो है वो बंद है, क्योंकि जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से कोई चीज़ नीचे बिक रही होगी, लॉस हो रहे होंगे मुसलसल, तो फार्म बंद हो जाते हैं। उसको दोबारा लाने में 6 से 8 महीने लग जाते हैं। लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि एक नागानी आफत जब आती है तो उसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं होता। इस वक्त पिछले 1-1.5 महीने से मुसलसल जो है वो रानी खेत की बीमारी जो है वो फार्मर्स को तंग कर रही है और उसमें अच्छी खासी अमवात हो जाती हैं। और जो ज़ाहिर है कि 30 से 35% अगर प्रोडक्शन निकल जाए तो वो रसद कम हो जाती है और तलब अपनी जगह पे मौजूद है। जिस तरह आपने खुद कहा कि मटन, और अभी भी मटन और जो बीफ है वो बहुत ज़्यादा महंगा है, तो लोगों की तवज्जो ज़्यादातर मुर्गी की तरफ है। ठीक है, इसलिए तलब जो है वो थोड़ी सी बढ़ी। सिद्दीकी साहब ये भी बताइएगा, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि मुर्गी की फीड जो है उसकी कीमत को जाली तौर पर ज़्यादा किया गया, उसमें इजाफा किया गया, जिसकी वजह से मुर्गी जो है वो महंगी भी हुई है। ये इजाफा कैसे हुआ, ये कंट्रोवर्सी जो चल रही है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? मेरे ख्याल में इसका बेहतर जवाब तो जो फीड वाले हैं वो भी दे सकेंगे, लेकिन मसला हम अपनी जो अगर फीड की कॉस्ट बढ़ रही है या हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है वो हम आवाम पे मुंतकिल नहीं कर सकते। ऐसा हुआ है सर? नहीं कर सकते। अगर आज मुर्गी तैयार है, सर सुनिए, आज अगर मुर्गी तैयार है तो मुर्गी को आज ही बेचना होगा। अगर हम कल बेचेंगे तो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मजीद बढ़ जाएगी, जो कि नुकसान का बायस बनती है। इसलिए इसको बिल्कुल स्टॉक नहीं किया जा सकता। मैंने आपसे कहा कि जैसे ये बीमारी खत्म होगी इंशाल्लाह हम फिर इस पोजीशन में होंगे। फीड की कीमत में जाली तौर पर इजाफा हुआ या नहीं हुआ, ये आप बता दीजिएगा। सर इजाफा हुआ है, बिल्कुल इजाफा हुआ है, हर चीज के अंदर इजाफा हो रहा है। तो देखेंगे हमारे पास सिवाय इसका नाम क्या मकई के हैं। जिम्मेदारान कौन है कीमतें बढ़ाने के पीछे, कौन से लोग कार फरमाएं? मैडम हमारे पास हर चीज जो है ना वो बाहर से आती है मकई के अलावा। मकई और चावल जो है वो लोकल है, बाकी जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं, विटामिन्स हैं, सोयाबीन है, सनफ्लावर है, बहुत सारे जितने भी मील्स हैं वो दुनिया में बाहर से आते हैं। ज़ाहिर है वहाँ कीमतें बढ़ रही हैं और उसी कीमतों को बढ़ते हुए ज़ाहिर है जो अपना कोई लॉस के अंदर कारोबार नहीं करेगा। चूँकि पोल्ट्री ऐसा काम है, जो मुर्गी जो है वो अगर आज तैयार हो गई तो आज मतलब है वो सेल हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। मारूफ सिद्दीकी साहब बहुत शुक्रिया, सब कुछ अर्सा लगेगा। पाकिस्तान को आप टाइम दे रहे थे, आप थे, और पोल्ट्री एसोसिएशन का जो मौक़िफ़ है वो आप पेश कर रहे थे, लेकिन बात यह है कि आवाम की पहुंच से अब मुर्गी भी दूर हो चुकी है। बिल्कुल ऐसा ही है। हम ब्रेक लेंगे, आप कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। नाजरीन, माह मुक़द्दस रुखसत हो रहा है, मीठी मीठी ईद की आमद है। रमज़ानुल मुबारक के रोज़े, इबादात, सहरी और इफ्तार की तरह ईद उल फितर का भी अपना ही मज़ा है। इस दिन हर तरफ खुशियों का समा होता है और इस दिन अल्लाह रब्बुल तआला इज़्ज़त जो है रोज़े की बजाय खाने पीने और खुशी मनाने का हुक्म देते हैं। लेकिन याद रखने वाली जो चीज़ होती है वो ये होती है कि ज़्यादा नहीं खा लेना, पेट अपना है। तो आपने ध्यान से खाना है और एतदाल का दामन तो आपने हाथ से छूटने ही नहीं देना है, और पेट भर के खाने की बजाय अपनी सेहत की फ़िक्र बहुत ज़्यादा करनी है। अब हम आपको नहीं बताने लगे हैं कि जी कि सहरी आपको कैसी करनी चाहिए, इफ्तारी आपको कैसी करनी चाहिए। अब वो आपने जितना सीखना था वो आपने सीख लिया, जितना अमल करना था वो आपने कर लिया। आखिरी 3 इफ्तारी और सहरी रह गई हैं, वो आप आराम से जो है ना जिस तरीके से अपनी रूटीन में है उसको जारी और सारी रखें। हम आज ईद पे ही बात करेंगे कि ईद पे हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। मैं विशाल से हमेशा यही कहता हूँ यार, ईद पे होता ही है कि हमारी एक रूटीन होती है, वो बिल्कुल ऊपर नीचे होती है। हमने एक सारी इफ्तारी की होती है, फिर हम ईद वाले दिन किसी टाइम भी, वो अक्सर ऐसा होता है कि ज़्यादातर लोग जो है ना वो सो के भी ईद गुजारते हैं कि अच्छा सो लिया, उठ लिया, खा लिया, थक गए, बोर हो रहे हैं, फिर कुछ खोला, फ्रिज खोला, अंदर से कोई चीज़ निकाली, खा ली। ये कितना गलत है, कितना सही है, हमें क्या ख्याल रखना है ईद वाले दिन कि हम हॉस्पिटल खुदा न खास्ता ना पहुंचे। बिल्कुल ऐसे ही है। और हम लोगों की जैसे प्रैक्टिस हमजा ने कही, आजकल कोरोना की वजह से हम लोग घरों तक महदूद हैं, जो कि हमें रहना भी चाहिए। तो हम लोगों ने यही करना है, खाना पीना और सो जाना है। लेकिन उसमें हमें किस तरीके से मुतवाज़न ग़िज़ाएँ रखनी चाहिए या किस तरीके से हमें तवाज़ुन बरकरार रखना चाहिए, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर ग़िज़ायत ज़ैनब गोंदल, उन्हें वेलकम करते हैं। वेलकम टू शो ज़ैनब।
कैसी हैं आप? रमज़ान आपका अच्छा गुजर रहा है? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक जी, अच्छा गुजर रहा है। अच्छा, आज हम जो है ना बिल्कुल आपसे वो नहीं पूछेंगे कि किस तरह से सहरी किस तरह की होनी चाहिए, इफ्तार किस तरह की होनी चाहिए, क्या मेन्यू हमें तरतीब देना चाहिए। आज हम बात करेंगे कि ईद पे हमें ऐसा क्या खाना चाहिए कि हम बिल्कुल ठीक रहें, हम हॉस्पिटल जिस तरह हमजा कह रहे थे ना पहुँच जाएँ, हमने उठना है, फ्रिज से कुछ खाना है, फिर सो जाना है, हमारी क्या रूटीन होनी चाहिए और क्या खाना चाहिए हमें? ये बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है कि हम लोग, जैसे आपने स्टार्टिंग में ही कहा, मीठी ईद। मीठी ईद का मतलब हम समझ लेते हैं कि बस मीठा ही खाते चले जाना। अच्छा। मीठे को प्लीज मीठे की तरह खाएं, खाने की तरह ना खाएं। हम सुबह जब उठते हैं हमारे 3-4 मीठे तैयार पड़े होते हैं और हम उसमें से चूज कर रहे होते हैं, अच्छा अब ये खाऊंगा, फिर ये खाऊंगा, फिर ये खाऊंगा। नहीं, इसको ऐसे प्लान नहीं करें। 1 स्पून आप, ठीक है, टीस्पून आप सबकी टेस्ट ज़रूर करें, लेकिन आपने घर पे ही रहना है, कोरोना है, किसी की तरफ ना आप जा रहे हैं ना कोई आ रहा है, तो आप उसको भी लिमिटाइज करें। ठीक है, आपने रोज़े के बाद अब एक ईद मनानी है, फ्रॉम फास्ट टू फीस्ट आप जा रहे हैं, लेकिन फीस्ट जो है उसको इस तरह से मनाएं कि वो फीस्ट ही रहे। जैसे हमने बात की, हॉस्पिटल में एंड अप करते हैं लोगों को डायरिया बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि आपने इतने दिनों से या 1 मंथ से उस टाइम पे खाया पिया नहीं होता। अब आपकी जो बॉडी है उसको आदत नहीं होती, उसका मेटाबॉलिज्म जो होता है वो स्लो हो चुका होता है, वो उस तरह से अडेप्ट नहीं कर रही होती चीज़ों को। तो जब हम चीज़ों को पुट अप करते जाते हैं तो हम एंड अप इसी तरह करेंगे, मैदे की तेज़ाबियत होगी, डायरिया होगा, हम एंड अप करेंगे सिर्फ बीमारियों के। एक दिन अच्छा गुजरेगा, बाकी 2 दिन खुदा ना खास्ता तंगी से ही गुजरेंगे। पहले दिन तो आपको शायद उतना फील नहीं होगा। पहले तो आप वैसे ये बताएं, हम कह रहे थे कि हमने रमज़ान की आपसे कोई बात नहीं करनी है, आपका एक्सपीरियंस क्या है? जितने लोगों ने मशवरे लिए थे, कितने % लोगों ने उस पर अमल किया, सारी इफ्तारी वैसे की है? वैसे आई थिंक 50-50 है। अच्छा। 50% लोगों ने अमल किया। मुझे बहुत सारे 50% इन्होंने अमल किया। मुझे बहुत सारे लोगों ने ये बताया कि हमने वाकई ही वेट लॉस किया है, जो टिप्स हमने ली थी उनसे हमने वेट लॉस कर लिया है। अच्छा। लेकिन अब बात वही है, क्या वो ईद के बाद उसे मेंटेन करेंगे? अब 2 तरह की कैटेगरीज आती हैं, एक वो लोग जिन्होंने मेहनत करके वेट लॉस कर लिया है, और एक बाकी 50% जिन्होंने खा के वेट गेन कर लिया। दोनों ही एंड अप ईद पे सेम तरीके से कर रहे होते हैं। अब जिन्होंने मेहनत करके कम किया है वो प्लीज उसको थोड़ा सा मैनेज करें, ताकि वो ईद पे भी अपने वेट को बढ़ने से रोक सके, ईद पे ओवरलोड ना हो जाए, ताकि वो फिर जो आपने मेहनत पूरे महीने लगा के की है और अपने वेट जो है वो लूज किया है, दोबारा से एकदम गेन ना कर चले जाए। इसलिए बेहतरीन ये है कि आप फ्रूट्स लें, ड्राई फ्रूट्स लें। ईद वाले दिन भी? ईद के दिन तो थोड़ी, ईद के दिन देखें, आपने अब शीर खुरमा फॉर एग्जांपल आप खा रहे हैं, इतना जुल्म नहीं करना कि आपने हमें जो है ना मीठी ईद को सूखी ईद नहीं बनाना, कुछ ऐसा फ्रूट चाट इज नेवर ड्राई। अच्छा, लो, फ्रूट चाट हमेशा मीठा होता है। पूरा रमजान हमने फ्रूट चाट खाई, आपकी मान के हमने फ्रूट चाट के आज हमने ज़ैनब का इम्तिहान लेना है कि नहीं, हमें वैसी चीजें बताएं जो हमें अट्रैक्ट भी कर रही हो। ठीक है, आप रोस्ट खाएं, आप बारबेक्यू खाएं, आप टिक्कास खाएं, कबाब्स खाएं। अब लाइन हमारी जो है ना सेट होती हुई हम सारों को नजर आ रही है। इसमें मसाला कैसा रखें? मसाला हल्का रखें, ताकि जो मिर्चें हैं वो आपको प्यास की तरफ एंड अप ना करें। ऑलरेडी आपकी बॉडी जो है वो डिहाइड्रेटेड है, आप उसको थोड़ा सा कंट्रोल करें, और प्लीज सोडाज की तरफ ना जाएं। जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं उन पे कंट्रोल करें। आप सिर्फ ये सोचें कि आपने पूरा महीना छोड़ी रखी कोल्ड ड्रिंक्स, और अब एक दिन आप उसको आते ही पी रहे हैं, तो आपकी बॉडी में सिर्फ गैस ही होगी और कुछ नहीं होगा। हम लोग मिंट मार्गरीटा टाइप ले सकते हैं, उसमें तो हाँ बिल्कुल, उसमें लेमन जो है वो आपके लिए बेहतरीन है, आप स्कंजवी ले सकते हैं, उस तरह की चीज़ें। कोल्ड ड्रिंक्स ना लें। बिल्कुल। अच्छा, हम लोग जैसे हमजा कह रहे हैं कि हम लोग जो जिन चीज़ों की तरफ हम राग़िब हो सकें कि हमें इंजॉय करना है ईद को, ऑब्वियसली हम घर बैठ के और क्या करेंगे, तो मसाले कम रखने हैं हमने, लेकिन क्या हम फ्राइड खा सकते हैं या स्टीम होना चाहिए? डाइट किस तरीके से कंट्रोल रहे कि हम ये चीजें स्टीम और ग्रिल्ड हो, दैट्स बेस्ट। लेकिन जैसे बहुत सारे घरों में है, आप मैयर नहीं कर सकते, क्योंकि गेस्ट भी होते हैं या आप घर वाले होते हैं, हर चीज़ आप उस तरह से प्लान नहीं कर सकते, और ईद वाले दिन कोई प्लान करना चाहता भी नहीं है। इसलिए आप फ्राइड भी ले रहे हैं तो ठीक है, 1 से 2 पीसेज आप फ्राइड के भी ले सकते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगी कि अगर आप राइस खा रहे हैं तो आप उसमें राइस की क्वांटिटी थोड़ी कम कर लें, उसमें चिकन पीसेस थोड़े ज़्यादा कर लें। अगर आप वो फ्राइड पीस एक ले रहे हैं तो उसके साथ थोड़ी सी अमाउंट ले लें राइस की, तो वो आपका एक प्रॉपर मील बन जाएगा। हम ये भी देखते हैं कि हमने पूरा रमज़ान गुजारा, एक हमारी मतलब कि ना पेट डाइट होती है तकरीबन तमाम घरों के अंदर, कि अच्छा सहरी में ये बनता है, इफ्तारी में चलें, थोड़ी सी चीज़ें तब्दील होती रहती हैं, मेन्यू तकरीबन एक जैसा ही हो रहा होता है। अब ईद का दिन है, हमने जाके रोगनी नान लगवाया बेहतरीन किस्म के, हमने पाए बनाया, बिल्कुल ऐसे ही बोंग तैयार है, चने तैयार हैं, इस तरह के घरों के अंदर। चले बाहर से तो खाना मना होगा, लेकिन घरों के अंदर भी खासा एहतमाम किया जाता है। तो इस चीज़ को कैसे हमने कंट्रोल करना है कि सुबह हम अब 9 बजे नाश्ते के लिए जो है टेबल पर बैठ गए हैं, जो कि हमें आदत ही नहीं है बिल्कुल, और फिर ऐसे भारी खाने जो है हम खा रहे हैं, तो उसका क्या असर हो सकता है?
उसमें पहले तो हम ये देखेंगे कि हमने उठते ही मीठा कितना खाया है, क्योंकि मीठे की हमारी रीत चल रही है कि उठते ही मीठा खाओ ना तो ईद पूरी नहीं होती। इसलिए आपने कितना मीठा खाया है उसको मैनेज अगर आपने कर लिया है सुबह, तो आप 1.5 नान भी ले सकते हैं नाश्ते में, क्योंकि आप बाकी पूरा दिन फिर उसको मैनेज करेंगे। आपने अगर 1 नान मॉर्निंग में खाया तो आप 1 नान इवनिंग में भी ले सकते हैं, क्योंकि ईद है, ज़ैनब वैसे गुंजाइशें निकाल रही हैं, है ना? ये अच्छी बात बीच है। का रास्ता भी निकल रहा है कि हम कुछ खा सकते हैं। और जैसे ईद है ना, हमजा जिस तरह से ज़ैनब कह रहे हैं ना कि सुबह सुबह रोगनी नान लगवाएं, मैं अपने लिए पूछ रहा साथ में पाए और बॉन्ग है तो रोजे में मुझे ये सुनना बिल्कुल वो नहीं है, मैं नहीं सुनने के लिए तैयार। बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, रोजे अच्छा में। लग रहा। तो आप अगर हम लोग स्ट्रिक्ट डाइट की बात करते होते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पूरा वीक एक स्ट्रिक्ट प्लान जो है वो उन्होंने रखा होता है डाइट का, उन्होंने कुछ और नहीं खाना, बस सुबह और शाम में 2 मील लेने, और वो भी उन्होंने कुछ क्वांटिटी रखी होती है कि हमने इतना खाना है। अच्छा, लेकिन उन्होंने हफ्ते में 1 दिन ऐसा लाजमी रखा होता है कि जिस दिन वो सब कुछ खाते होते हैं, चाहे वो मील फास्ट करते हैं। फूड हो, चीट मील, बिल्कुल। हाँ। तो आप ईद वाले दिन, वो वाला दिन हम समझ सकते हैं कि ईद पे वही दिन है, हम इस तरह से कर ईद सकते को आप चीट मील समझ सकते हैं, लेकिन ईद को एक एंजॉयमेंट लें। चीट मील किसी और दिन कर लेंगे। ईद को एक फेस्टिव की तरह मनाएं, ताकि आपको बाद में रिग्रेट ना हो कि ईद पे वो चीज़ बनी थी और मैंने वो नहीं खाई, मैंने क्यों नहीं खाई। अब वो खाएं, ज़रूर खाएं, मैं मना नहीं कर रही खाने से, लेकिन ये करें कि जहाँ आपने 2 प्लेट्स खानी थी राइस की, वहाँ प्लेट 1 खा लें। जे 1 खानी थी, हाफ प्लेट खा लें। वही चीज़ चिकन पीसेस बढ़ा लें, जो प्रोटीन है वो आपकी बॉडी में मसल्स को बिल्डअप करने में हेल्प करेगा। जो आपने लूज़ किया है रमज़ान में प्रॉपर, आपकी जो एक वो डिहाइड्रेशन होती रही है, उसको हेल्प आउट करेगा पूरा। अच्छा, आप चीट मील की बात कर रही हैं, ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम लोग चीट मील को अक्सर जो है समझ लेते हैं कि चीट डे है, हम पूरा दिन चीट करते रहते हैं। ये चीट मील होना चाहिए कि कोई एक खाना हो, या चीट डे होना चाहिए? इट्स अ चीट मील, लेकिन हम वही बात है एंड अप करते हैं चीट डे के साथ। हमारी एक प्रॉपर कैलोरीज चल रही है, जैसे आपने कहा डिफाइंड है। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं 1600 कैलोरीज आप ले रही थी, पूरा हफ्ता आपने ली। अब आप जब एकदम से एक दिन आप 4000 कैलोरीज पे चली जाएंगी, तो आपकी बॉडी को लगेगा कि मेरे पे अटैक हो गया है, तो वो बजाय लूज करने के वो अपने आप में स्टोर करने लग जाएगी कि शायद कल मुझे कुछ नहीं मिलेगा। ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये एक दिन भी असरअंदाज होता है आपकी बॉडी पे? बिल्कुल होता है। अच्छा। आपका हर आई विल से कि पानी भी असरअंदाज होता है। आप अगर 5 ग्लास पी रहे हैं और 10 ग्लास एक इंसान पी रहा है, तो आप और वो बराबर नहीं हो सकते। हम मुझे जो भी मिलता है वो मुझसे एक क्वेश्चन ज़रूर करता है, आपकी स्किन इतनी फ्रेश क्यों है? तो मैं उनको ये कहती हूँ, यार जंक कम खाओ, पानी ज़्यादा पियो। तो वो आगे से कहते हैं अब हम पानी ही पीते रहे। तो जी, आप पानी ही पीते रहे, पानी पीते रहेंगे, आपको किसी और पानी जितना भी पिए वो फायदेमंद है। अच्छा, लेकिन ये भी कहा जाता है कि ज़्यादा पानी पी लेना आपके जो गुर्दे हैं वो उसको रिफाइन नहीं कर पाते हैं, एक प्रेशर उनके ऊपर बिल्ट हो जाता है। क्या ऐसा भी है कि ज़्यादा पानी पी लेना नुकसानदेह? अगर आपको कोई डिजीज़ है, आपकी एज फैक्टर है, तो हाँ करता है। लेकिन आप, मैं या हम सब जो हैं, हमारी बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं होता। अगर मैं 12 से 15 ग्लास भी पानी पीती हूँ तो मेरी बॉडी उसको बहुत आराम से मेरी बॉडी से निकाल सकती है। अच्छा, हमने एक्सपीरियंसेस भी तो करने हैं ना ईद के ऊपर, क्योंकि हम घर पे हैं। हमने पिछले लॉकडाउन में देखा था कि सब लोग कुछ कुकिंग के शौक जो है ना सबके अंदर ऐसे आया था और सब कुछ बनाने की कोशिश कर रहे थे। अभी हम ईद पे भी कोशिश करेंगे, खासतौर पे ख़वातीन जो होंगी उनको बेकिंग का बहुत ज़्यादा शौक है। अब हम मीठा मीठा खा रहे होंगे, फिर हम बेकिंग कर रहे होंगे दोपहर के वक्त या शाम के वक्त, उसमें हमें किस चीज़ का ख्याल रखना है? अब जो बंदा कोई बनाना चाह रहा है, एक्सपीरियंस करना चाह रहा है, मैं कैसा खाना बना सकता हूँ, क्या बनाए वो कि सारों के लिए बेहतर भी हो? बेकिंग में अगर आप चिकन, मटन या बीफ की तरफ जा रहे हैं तो दैट्स फाइन, उसमें कैलोरीज जो है वो बहुत कम हो जाती हैं। ग्रिलिंग में भी और बेकिंग में भी, आइदर स्टीम, तीनों चीज़ें हो सकती हैं। अब आपने ये बात की कि मीठा चल रहा था, आप मीठे को भी रिप्लेस कर लें कुछ नमकीन के साथ। आपने खजूर उठते ही सुबह खा ली, मीठा खाना है ना, खजूर खा लें। वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो बॉडी का है वो एकदम से बढ़ने नहीं देती, तो आपकी बॉडी की जो शुगर है वो बहुत आराम से रिलीज़ होती है, जिसकी वजह से आप बहुत जल्दी फुल फील नहीं करते। अच्छा हमजा, आप बार बार बेकिंग की बात कर रहे हैं, बार बार चीज़ों की बात करें, तो मुझे लगता है कि बेगम जो है ना वो घर में आपको ईद पे बहुत कुछ बना के देने वाली हैं, तो आप मुझे और ये करवा दीजिएगा। मैं किसी भी तरह भिजवा दूंगा, मैं ना मतलब कि कबूतर के हाथ भेज दूंगा, कुछ कर दूंगा मैं। बहुत शुक्रिया आप आई ज़ैनब, आपने हमें बताया ईद पर जो है क्या खाना
चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। हमने जैसे माशाल्लाह से अमल किया है ना इफ्तारी और सहरी के लिए, हम उम्मीद करते हैं कि ईद के लिए वैसा अमल नहीं करेंगे, ज़्यादा बेहतर तरीके से बिल्कुल ऐसा ही है। और अब हम कुछ अपने शाहीनों की भी बात करें। बड़ी अच्छी कारकर्दगी, हाँ बहुत अच्छी कारकर्दगी जा रही है उनकी। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने अपनी शानदार कारकर्दगी की बदौलत हरारे टेस्ट में अपनी पोजीशन जो है मजबूत कर ली है। कौमी टीम को इस मैच में फतह हासिल करने के लिए सिर्फ 1 विकेट दरकार है। हाँ जी, तीसरे रोज का जब खेल खत्म हुआ है तो जिम्बाब्वे ने 9 विकेटों के नुकसान पर दूसरे इनिंग्स में 220 रन बना लिए हैं और पाकिस्तान को इनिंग्स की जीत के लिए सिर्फ 1 विकेट दरकार है, जबकि जिम्बाब्वे को इनिंग्स की शिकस्त से बचने के लिए मजीद 158 रन दरकार हैं, जो कि मुझे तो पूरे होते हुए कभी भी नजर नहीं आया। बिल्कुल ऐसा ही है। और कौमी खिलाड़ी नुमान अली की हम बात कर लेते हैं। बाउलिंग में उनकी कारकर्दगी बड़ी बेहतरीन रही, उन्होंने 5 खिलाड़ियों को आउट किया, जबकि शाहीन शाह अफरीदी ने भी शानदार गेंदबाजी का मुजाहिरा करते हुए 4 विकेटें हासिल। हाँ जी, 1 विकेट रहती है। मेरी तो दुआ है कि जी कि वो विकेट शाहीन को ही मिल जाए जब शाहीन ओवर करने आ रहे होंगे। गलबन पहला ओवर आज शाहीन ही कर रहे होंगे, तो जब वो पहला ओवर कर रहे होंगे उसी में उनको विकेट मिल जाए तो 5 विकेट्स पूरी हो जाएंगी। पाकिस्तानी बल्लेबाजों के बाद बॉलर्स ने जिस तरह की तबाहकुन परफॉर्मेंस दी है ना, क्या कहने। हसन अली ने जिस तरह से 5 विकेटें दोबारा से ली, हसन की भी जितनी तारीफ की जाए इस तरह से उन्होंने कमबैक किया। अच्छा, ताबिश को भी खिलाया गया, पहला मैच खिलाया गया। ताबिश का पहला मैच था, उन्होंने बॉलिंग की। वैसे तो अपने पहले ही ओवर में इंटरनेशनल क्रिकेट के करियर में उन्होंने विकेट ले ली थी, लेकिन उसके बाद उनके लिए मैच इतना अच्छा साबित नहीं हुआ, मजीद विकेट्स नहीं ले सके। तो हम लोग राय ले लेते हैं। हमारे साथ ही सीनियर स्पोर्ट्स अदाकार इरफान ज़हीर मौजूद हैं, उनको वेलकम कहते हैं। वेलकम टू शो। इरफान, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर जब कल शाहीन खेल रहे थे तो आपकी तबीयत कैसी महसूस कर रहे थे आप? ब्लड प्रेशर तो नहीं ऊपर गया ना? मतलब हम तो बड़े सुकून में थे। हाँ, T20 में ऑब्वियसली काफ़ी फ्लक्चुएट करता रहा, बट टेस्ट मैचेस में काफ़ी पता था कि इसी तरह की चीज़ होगी। बस एक जैसे हमने लास्ट मैच में बात की थी कि काफ़ी अजीब सोच ये थी कि आपको यंगस्टर को चांस देना चाहिए था। आप अगर जिम्बाब्वे जैसी टीम के खिलाफ टेस्ट मैच खेले और टेस्ट मैच खेलते हुए इतना स्केर्ड है, तो फिर ये आपका स्टेट ऑफ माइंड उसको डिपिक्ट करता है कि आप किस तरह की अप्रोच रखते हैं। आपने यंगस्टर को चांस नहीं दिया। जैसे मैंने कहा था कि एक ही चेंजिंग एक्सपेक्टेड है, ताबिश की वही हुई। उसके अलावा बैटिंग में कोई चेंजिंग नहीं की गई। बैट्समैन में भी आप एक को चांस दे सकते थे और इसी तरह हमने देखा कि आप धानी को चांस दिया जा सकता था। तो बट वही अप्रोच के कहीं खुदा न खास्ता हम हार ना जाए और आपने बहुत कम। और ऐसा देखा जाए तो बॉलिंग के अंदर हसन अली, जैसे आप बता रहे थे इंट्रो में, बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की और हर मैच में ही वो आउट करते चले जा रहे हैं। बहुत अच्छा हो रहा है बॉल। वैसे एक ऑब्वियसली चीज़ नज़र आ रही है कि उनकी बॉलिंग के अंदर और पूरी टीम बाकी जो रेस्ट ऑफ द बॉलर्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा फर्क नज़र आ रहा है। ठीक है, उनकी बॉल जो जिप और कैरी भी कर रही है, ठीक है, वो हमें बहुत कम नज़र आ रहा है किसी बॉलर के अंदर। इसका मतलब है कि वो अपनी फिटनेस के भी पूरे लेवल पे हैं और उनके अंदर जो एक हम बात करते थे एक्स फैक्टर वाला जनरेटर चल रहा है। अच्छा, जिस तरह की इरफान हमारी परफॉर्मेंस रही है, पहले मैच में भी हमने 1 इनिंग से मैच जीत लिया, दूसरे भी सेम ऐसे ही हुआ, 1 इनिंग से हमने मैच जीत लिया। तो क्या हम ये समझें कि हमारी जो टीम है वो टेस्ट मैच के लिए बेहतरीन टीम है या कुछ तब्दीलियां? ये बिल्कुल नहीं कह सकते हम, बिल्कुल नहीं कह सकते। जैसे हमने कहा कि मिडिल ऑर्डर आपका बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है टेस्ट के अंदर। बात करें फवाद आलम अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बट आपको असद शफीक साथ मस्त चाहिए। इसी तरह ओपनर आपके अभी थोड़ा बेहतर परफॉर्म किया। आबिद अली ने डबल सेंचुरी इवन 2 स्कोर की, बट प्रीवियस लास्ट 10 इनिंग्स देखा जाए तो कोई परफॉर्मेंस नहीं है। इमरान भट्ट की भी पहले सीरीज़ के अंदर कोई परफॉर्मेंस नहीं है। तो ये इट्स वेरी अर्ली टू से। और कुछ का तो मानना ये था कि आपको जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलने का फ़ायदा ही नहीं है। कुछ सीनियर क्रिकेटर्स का भी ये मानना था, क्योंकि आप इतने जब निचले लेवल की टीम के साथ खेलते हो तो आपकी क्रिकेट में निखार नहीं आता, इंप्रूवमेंट नहीं आती है आपकी, बल्कि आप डिक्लाइन की तरफ जाते हो। ठीक है, आपका वो जो ओवर कॉन्फिडेंट हो सकते हो और आपकी प्लस सीखने को कुछ ज़्यादा मिलता नहीं है आपको। तो ये एक स्कूल ऑफ थॉट भी इसमें ज़रूर है, बट आपको हर चीज़ में से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। अभी आपको इस टेस्ट मैचेस सीरीज़ के अंदर हम देखें तो काफ़ी कुछ सीखने को इसमें भी है। आपको आपके समहाउ बॉलर नज़र आते हैं, न्यू बॉल से भी आप कई दफ़ा उस तरह विकेट नहीं ले पाते। स्विंग की बात करो, हमने T20 में देखा आपसे आउट नहीं होते, आपसे ODI में भी आउट नहीं होते। टेस्ट में भी जिस तरह की एक्सपेक्ट की जा रही थी परफॉर्मेंस उस तरह की नहीं है। इवन तो थोड़ा आउट तो किए पाकिस्तान ने न्यू बॉल के साथ, बट अच्छा, हम न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स को देखें, जब टेस्ट मैच में पहले नया गेंद वो करने के लिए आते हैं तो बॉल ऐसे शू करके गुजर रही होती है, देखने का वाले को भी वो आवाज़ आ रही होती है, चाहे डेड विकेट भी हो। आप ठीक कह रहे हैं, उनकी बॉल के अंदर स्विंग भी बहुत ज़्यादा होती है, बाउंस भी होता है, जो कि हमारे बॉलर्स के अंदर लैग कर रही है। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, फिर तीसरी एक चीज़ और भी थी कि हमारी जो स्ट्राइक रेट थी, जो लास्ट टाइम भी आपने बात की, वो बहुत कम थी। और अगर आपकी स्ट्राइक रेट, इस स्ट्राइक रेट के साथ आपने जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलना है तो दूसरी टीमों के साथ कैसे खेलेंगे?
क्रिकेट अब काफ़ी फास्ट हो गई है, साइंटिफिक हो चुकी है, आपको काफ़ी अग्रेसिव खेलनी पड़ती है। अब कोई टेस्ट मैच ऐसा नहीं होता जिसका रिजल्ट ना आए। आबिद खेल रहे थे 200 से ऊपर, मौका था 300 रन बन सकते थे। बड़े कम प्लेयर होते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में जो 300 बना सकते हैं। हमें ये भी पता था कि हम इनिंग्स की शिकस्त दे सकते हैं, पहला मैच हम वैसे जीते हुए थे। क्या बाबर को और मिसबा को फैसला लेना चाहिए था कि ज़रा खेलने दें, कैरी करें, अब आबिद थोड़ा सा तेज़ खेले लेकिन खेले सही? नहीं, उन्होंने मेरा ख्याल है खुद भी इंटेंट को शो नहीं की। अच्छा, वो अब जिस तरह का स्ट्राइक रेट आप उनका देख रहे थे 40+ था, बट उसमें कोई ऐसा इंटेंट नज़र नहीं आई कि वो भी वो तेज़ खेलना चाह रहे हैं या उसकी तरफ जाना चाह रहे हैं। इवन जब नुमान ने हिटिंग स्टार्ट की 97 पे, वो बेचारे अनफॉर्चुनेट आउट हुए, तो उनकी तरफ से एग्रेसिव नज़र आ रहा था कि वो ईगर हैं 100 के लिए, जैसा 5 छक्के भी लगाए उन्होंने। बट नुमान की तरफ उसकी आबिद की बात करें तो आबिद की खुद से इंटेंट नज़र नहीं आई कि मैंने कोई 250 करना है या कोई 300 की तरफ जाना है। तो फिर जब 8 आउट हो गए तो फिर मैनेजमेंट ओबियसली ठीक डिसीजन लिया कि चले हमने 2 दफ़ा कोशिश करनी है इनको आउट करने की और जल्द से जल्द आउट किया जाए। और इसमें अंपायर की तरफ से मुझे बड़ी एक वियर्ड चीज़ लगी कि इसमें रूल ये कहता है कि अगर आपकी 1-2 विकेट है तो अगर बॉलिंग जो टीम है उससे कैप्टन से पूछा जाएगा कि क्या आप हाफ एन आवर का स्पैन लेना चाह रहे हैं। और इवन तो हमने देखा कि उन्होंने स्पिनर भी लगा दिए थे, अगर शहीन शाह उस टाइम बॉल करता तो इजीली लास्ट विकेट शायद ले सकते थे। तो जब आपको 2 स्पिनर दोनों तरफ से बॉल कर रहे हैं तो आपने 2 ओवर के बाद मैच क्यों ख़त्म कर दिया? अगले दिन पे लॉन्ग करने की कोई रीज़न समझ नहीं आई इसकी डिसीजन की। अच्छा, नुमान ने 97 रन हासिल किए हैं, 5 आउट भी किए हैं दूसरी इनिंग में। क्या आप समझते हैं कि यासिर का मुतबादल हो सकते हैं या फिर उनके साथ एक पेयर अच्छा बन सकता है? देखें, मुतबादल तो नहीं हो सकते। एक तो सबसे पहले हमारी अनफॉर्चुनेट एक सिनेरियो ये है कि 35 साल की एज में ये टीम में आए, ठीक है, 10-12 साल डोमेस्टिक खेला। इसी तरह ताबिश को चांस दिया गया, 600 विकेटें लेने के बाद आप मुझे नहीं समझ आ रही कि अब उसने उसके अंदर क्या रह गया होगा। देखिए ना, उसने अपनी पीक गुजार दी। यासिर अरफात से मेरी बात हो रही थी, वो कह रहा था कि मैंने ऑलमोस्ट 650-700 उसने भी आउट किए थे। तो उसको जब वो पीक का टाइम था उसमें सिर्फ इंटरनेशनल 6 मैचेस खिलाए गए उसको। फिर वो यासिर अरफात को जब खिलाया गया वो बैटिंग की तरफ ज्यादा करने को थे कि भाई मुझे बैटिंग करवा लो, अब मेरे अंदर हिम्मत नहीं रही बॉल करने की। अब इसी तरह अब मुझे नहीं समझ आ रही कि इस टाइम के ऊपर ताबिश को क्या मतलब आपका खुश करना था, ऑब्जेक्टिव क्या था आपका? टेस्ट कैप तो मिल गई, चले टेस्ट कैप मिल गई, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि आप उसको लॉन्गर कैरी कर सकते। इसी तरह नुमान की बात भी की जाए तो नुमान को इस एज में लाना हार्डली, वो चले वो स्पिनर है, शायद 2 साल या 3 साल शायद मैक्सिमम खेल पाएंगे। हमेशा तमाम दुनिया की क्रिकेट जो है वो यंगस्टर को टैलेंट हंट करके मैक्सिमम 22, 23, 24 की एज तक ले आते हैं और फिर उसको लेके चलते हैं। हमने प्रेसिडेंट एक सेट कर दिया मिसबा की सूरत में कि मिसबा लेट आए थे तो क्या हर प्लेयर को लेट ही लाना है? वो एक एक्सेप्शनल केस बन गया, चले समझ आती है, ठीक है, उनके फिटनेस लेवल था, वो बैट्समैन भी थे, फिट भी ज़्यादा थे, बट मेरा ख्याल है ये अच्छी चीज़ नहीं। हम इंग्लैंड की बात करते हैं, हमने एलेक्स स्टीवर्ट के बाद कोई ऐसा बैट्समैन या कोई प्लेयर इंग्लैंड की तरफ से नहीं देखा जिसने बहुत लंबी क्रिकेट खेली हो। हमने केविन पीटरसन को देखा, क्या जोबन था, रिटायरमेंट ले ली। हमने कुक को देखा, कैसे रिकॉर्ड्स बना सकते थे, रिटायरमेंट ले ली। इंग्लैंड के अंदर बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ है। हमारी पीक ही 35 के बाद शुरू हो रही है। इससे ज़्यादा बेहतर अगर आपको एग्जांपल देखनी पड़ेंगे तो ऑस्ट्रेलिया की मिलेंगी, डेविड हसी, ठीक है, माइकल हसी। वो माइकल हसी की तो बात की जाए, मिस्टर क्रिकेट कहा जाता था, और मेरा ख्याल है 10-12 हज़ार डोमेस्टिक और इंटरनेशनल भी जिस तरह की उनकी एवरेज थी 57-58। मिडिल ऑर्डर में डेविन मार्टिन थे, उनके मार्टिन थे, तो इवन शेन वॉटसन हर तरह की लीग खेल रहे थे और रिटायरमेंट उन्होंने ले ली। माइकल क्लार्क, एग्जैक्टली, क्या कप्तान थे। तो वो ये 2 कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो उनके प्लेयर पीक पे छोड़ते हैं। क्यों छोड़ते हैं? इवन दो अभी उनको उनके अंदर 3-4 साल की क्रिकेट होती है, बट वो यंगस्टर का हक नहीं मारना चाहते जिसने कंट्री को लॉन्गर रन के लिए उसमें लेके चलना है। तो ये मेरा ख्याल है हर कंट्री को देखना चाहिए। खासतौर पे हम अपनी बात करें तो आप अगर लड़कों को 34, 35, 32, 33 में जाके चांस दे रहे हैं तो उनको 2-2, 3-3 साल के लिए खिलाने का कोई मकसद नज़र नहीं आता फिर आपको। ऐसे ही। अच्छा, एक प्रेडिक्शन भी तो करें ना, मैं और इशाल इसी पे प्रेडिक्शन के ऊपर बात कर रहे थे कि इरफान से आज प्रेडिक्शन लेते हैं। मैन ऑफ द मैच कौन होने जा रहा है? आबिद अली होने जा रहे हैं या नुमान होने जा रहे हैं? 5 विकेटें हैं, 97 रन हैं, 2 विकेटें पहली इनिंग्स में है और उधर डबल सेंचुरी है। कौन मैन ऑफ द मैच होने जा रहा है? मेरा ख्याल है नुमान थोड़ा सा ज़्यादा डिजर्व करते हैं, अच्छे कैंडिडेट है। 97 भी इस नंबर पे आके करना बहुत बड़ी बात थी, और जिस तरह 7 आउट भी की, माइट भी 8वीं विकेट भी ले ले, तो मेरा ख्याल है नुमान के ज़्यादा चांसेस है कि नुमान ने जिस तरह की परफॉर्मेंस। चलें जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया इरफान, आप तशरीफ़ लेके आए। उम्मीद करते हैं, तरह से इरफान कह रहे हैं कि नुमान अली को ही जो है मैन ऑफ द मैच दे दिया जाएगा। खैर, पाकिस्तान
मैच जीत जाएगा, सीरीज बिल्कुल भी जीत ऐसा ही जाएगा है। और इंशाल्लाह। हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, अगले प्रोग्राम में अगली सुबह फिर हाजिर होंगे एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। सुबह सवेरे पाकिस्तान।